चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने पेपर 6 के अंतर्गत तीसरा लेक्चर आज का। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए जितनी भी यूनिट्स हैं। तो इसमें क्या है, पहले हमको भूगोल पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इस ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक आपका है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो शुरू किया जाए फिर। जिसने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, जाना भैया पहले उनको कंप्लीट कर लेना क्योंकि वहां से कनेक्ट होती हैं ये सारी यूनिट्स। वो जब पढ़ लोगे तो यहां समझने में, इकोसिस्टम को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आएगी उत्तर प्रदेश के। जब उत्तर प्रदेश के भूगोल को समझ जाओगे, उसमें कुछ टॉपिक्स हम वहां पर कर चुके हैं। जैसे जब वन और वनस्पति पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो वहां पर हम लोगों ने समझ लिया था कि इन सीटू और एक्स सीटू जो आपका संरक्षण किया गया है, उस संदर्भ में दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जाने थे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जाने थे। ठीक है, समझे? तो यहां पर जैसे जब यूनिट है एक प्रमुख रूप से बायोडाइवर्सिटी, तो भाई जैव विविधता का उत्तर प्रदेश के संरक्षण करने के संदर्भ में हमें पढ़ना वहां पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ही होता है, जो हम लोग भूगोल के ही उस टॉपिक से वन जो संपदा है या वन संसाधन से जोड़कर कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए इंटीग्रेट करते हुए वहां पर टॉपिक को पूरा कर लिया था। तो एक यूनिट हम लोगों ने वहां पर निपटा ली थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ एनवायरनमेंट में, और बची हुई जितनी यूनिट्स हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं आज के लेक्चर में, और फिर शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक के साथ में, वही पुरानी परंपरा के आधार पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, पहला टॉपिक जो आएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रदूषण जानेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, जैसे यहाँ वायु प्रदूषण और जो जल प्रदूषण है, इसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां हैं, मुद्दे क्या मौजूद हैं, उसके साथ साथ आगे क्या क्या समाधान किए जा रहे हैं इस पोल्यूशन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उनके साथ कैसे राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश कोऑपरेट कर रही है। ठीक है, इसके साथ समाधान खोजते हुए हम कंक्लूड कर देंगे इस सारे टॉपिक को। एक तो पोल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग, दूसरा हम लोग देखेंगे प्रमुख रूप से यहाँ पर जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है अर्थात इकोसिस्टम, प्रमुख रूप से कौन कौन से इकोसिस्टम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उसी के अंतर्गत आपका आर्द्रभूमि भी आ जाएगा, यानी कि जो आपका वेटलैंड वाला पार्ट है उसको भी कवर कर लेंगे। साथ साथ जो वन आपका पारिस्थितिकी तंत्र है इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो देखेंगे घास, जो ग्रास इकोसिस्टम है, इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट रहेगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और इस क्लाइमेट चेंज के चलते क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है और क्या यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो प्रमुख रूप से जो हमारा पूरा मुद्दा है वो पर्यावरण में इन सारी चुनौतियों या इन सारे मुद्दों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, और यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसा नहीं हम लोग हवा में नहीं कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे सिलेबस में प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इसके कार्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर हमें यहाँ पर इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखने हैं कि कौन कौन से इकोसिस्टम मौजूद हैं, फिर आर्द्रभूमियां दी हुई हैं, तो अभी हम करंट के डेटा के साथ साथ आर्द्रभूमियों की क्या स्थिति है और आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको हम लोग देख लेंगे। क्लाइमेट चेंज भी देखेंगे। ज्योग्राफी की जो क्लासेस हम लोगों ने की हुई हैं वहां पर हम लोग मैक्सिमम चीजें देखो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके साथ पेपर 3 में जो आपके एनवायरनमेंट में जैसे टॉपिक्स हैं वैसे यहाँ पर पेपर 6 में सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो एक इंटीग्रेटेड तरीके से जब एक टॉपिक को यहाँ समझना है ना, तो ध्यान रखना है इसका प्रयोग पेपर 3 में भी हो सकता है। यहाँ पेपर 6 में जब हम लोग करने जा रहे हैं तो जो इनिशिएटिव हैं, जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके स्पेसिफिकली स्टेट से संबंधित हैं, वो यहाँ पर कोट करने होते हैं बस। बाकी मुद्दा बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे पेपर 3 में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, शुरू किया जाए फिर टॉपिक आज का। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? प्रदूषण। यहां समझने की कोशिश करने की यह टॉपिक एग्जाम में हमारे पास आए तो हमारे पास लिखने के लिए इतना रहे, मटेरियल अप्रोच रहे अपने पास कि हम लिखने को जाएं तो पेन खाली नहीं हो, एकदम वहां ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तुरंत क्या है, पेन भागने लगे, जैसे ही कॉपी पर जैसे ही टॉपिक आता है यहां पर ऐसा पढ़ लें कि वहां पर कॉपी पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते ही तुरंत पेन अपना क्या करे, रफ्तार की तरह भागे। ठीक है, तो पोल्यूशन का जैसे ही कोई टॉपिक आता है तो पोल्यूशन में प्रमुख रूप से हम देखो यहाँ पर 2 चीजें देखेंगे, एक तो वायु प्रदूषण समझेंगे, दूसरा जल प्रदूषण समझेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को जानने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाते हैं, या इसकी भूमिका जब बनानी होगी तो भूमिका लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, आओ सीखते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे ही वायु प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए आता है, एक तो आप क्या है वायु प्रदूषण को समझा सकते हो कि हम लोग अक्सर जब भी वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो हमेशा आउटडोर की बात करते हैं। खुली वायु में जो प्रदूषण दिखाई देता है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, इसकी तो चर्चा कर देते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इनडोर पोल्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें
खुली वायु में प्रदूषण जो है और जो आपका बंद वायु में प्रदूषण है, दोनों ध्यान में देने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया? तो बोले ठीक है भैया, वायु प्रदूषण की जब चर्चा करनी है तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर प्रयास भी करने हैं और जो चुनौतियां मौजूद है वो चुनौतियां भी देखनी है। क्लियर? साथ ही साथ ये भी बता सकते हो आप भूमिका के तौर पर कि उत्तर प्रदेश जो है आपका देश के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। अर्थात जब भी देखोगे आप स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जब आता है तो वहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हमेशा टॉप करते हुए नजर आते हैं और यहाँ टॉप जो है करना कोई बहुत गौरव की बात नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण में हम लोग टॉप करते नजर आते हैं। तो एक तो इंट्रोडक्शन के तौर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो भी लेटेस्ट डेटा आता है उसके साथ में हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। एक आप एक्यूआई के साथ में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है यहां से इंट्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है, या जैसे एक रिपोर्ट आई थी 22-23 में, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। तो इस ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट में बताया गया कि देश के जो 30 प्रदूषित यानी कि पूरे भारत देश के जो सबसे 30 प्रदूषित शहर हैं वायु के स्तर पर, उसमें 15 कहां के हैं? बोले 15 उत्तर प्रदेश से हैं। तो आधे 50% ऐसे शहर हैं जो सबसे ज्यादा वायु से प्रदूषित हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। देखो भैया ये डेटा है, आप कोट करो और कोट करते हुए वायु प्रदूषण का चैलेंज बताते हुए अपने उत्तर को आगे शुरू कर सकते हो। समझे? तो भूमिका बनाने में कठिनाई आएगी? नहीं आएगी ना। मल्टीपल अप्रोच सीख लिए ना यहाँ से कि कैसे कैसे भूमिका बन सकती है और हर टॉपिक पर हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ पर कि सीखा जाए और ये 2-4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप खुद ही इस चीज को अप्लाई करना सीख जाओगे कि भैया यहाँ पर किस तरीके से इंट्रोडक्शन बनाया जाए, क्या यहाँ पर कोई इंडेक्स की रिपोर्ट है, कोई डेटा है अपने पास, क्या यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन के साथ जाना है, तो वो खुद ही आ जाएगा। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो खुद ये प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी सीखते चलो। ठीक है, अगर शुरुआती दौर है तो सीखते चलो कि कैसे इंट्रोडक्शन बनाया जाता है, ताकि जटिलता ना रहे कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाए, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं और सब कुछ यहाँ पर प्रयास किया जाता है जिस टॉपिक के साथ जैसे सिखा पाया जाए। ठीक, अब जैसे यहाँ पर जब भी हम लोग पोल्यूशन की बात करेंगे तो पोल्यूशन के बारे में पहली जानकारी तो ये होनी चाहिए कि भैया क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। भैया प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ। एक तो समझो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर जो इफेक्ट है पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा आपको जीवाश्म ईंधन के माध्यम से, जैसे जो हमारा थर्मल पावर प्लांट जैसे रहते हैं और ज्यादातर जो एनर्जी है वो हम लोग कैसे, कोयला आधारित जो प्लांट होता है उसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो बोले जितना भी ये विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जो हम ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं वो कोयले का दहन करके करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है, जो CO2 आपकी क्या पहुंचती है, एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। तो सबसे बड़ा कारण तो आपका जीवाश्म ईंधन ही है, इसको तो जरूर प्राथमिकता के साथ कोट करना है। और इसके साथ साथ और देख लो भैया कहां कहां पर आपको वायु प्रदूषण के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। चाहे वाहनों के माध्यम से आपका जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जब देखा होगा इंजन वगैरह गाड़ियां पुरानी हो जाती है तो CO2 ना निकल करके जब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का बेहतर ढंग से दहन नहीं हो पाता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगता है, तो और बुरा हो जाता है वायु के लिए और बुरी तरीके से प्रदूषित करता है। फिर औद्योगिक जितनी इकाइयां हैं, उन औद्योगिक इकाइयों में भी आपका क्या है भैया, बोले वहां पर भी आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट ही तो है, कोयला आधारित ही तो ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं वो, तो एक बहुत बड़े सोर्स है कि नहीं है, बोले है। फिर ईंट भट्टे हैं, फसल अवशेष जो होते हैं, देखो यहां ध्यान रखना है जब भी पोल्यूशन की बात की जाएगी तो फसल अपशिष्ट को जरूर बताना है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर आपने सुना होगा कि जो पराली वगैरह का दहन किया जाता है कृषकों के द्वारा, इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में CO2 जो होती है वो फैलती है एटमॉस्फेयर में आसपास और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ट्रैप हो जाती है। अब चूंकि ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कृषि आधारित है, तो बोले पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है यहाँ पर फसल अवशेषों का। ठीक, समझ में आया? तो कारण स्पष्ट हो गए। कारणों के साथ अगर इंपैक्ट पूछा जाए कि ये जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, ये कैसे इंपैक्ट डालना है, तो पहला स्टेक होल्डर यहाँ पर हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पहली प्रायोरिटी, बोले मानव स्वास्थ्य। तो मानव स्वास्थ्य में क्या है, अब एयर पोल्यूशन जब बढ़ेगा बहुत ज्यादा तो सबसे बड़ा खतरा किसके लिए, लंग्स के लिए हमारी है, तो श्वसन संबंधी जितनी बीमारियां हैं आपकी वो फैलने लगती हैं। इसमें हम जानते हैं PM2.5 और PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM2.5 और PM10 ये जैसे ही श्वास नली के माध्यम से शरीर में जाते हैं तो बहुत सारी श्वसन संबंधी बीमारियों का ये कारण बन जाते हैं, आगे चल करके फेफड़ों संबंधी कैंसर भी हो जाते हैं। ठीक है, समझी बात को। और इसमें सबसे ज्यादा अगर निगेटिवली इंपैक्ट पड़ता है तो किस एज ग्रुप के साथ पड़ता है, बोले बच्चों के साथ और वृद्धों के साथ इसका ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत पहला स्टेक होल्डर समझ में आया कि पहला तो आपको बताना है वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाला वर्ग मानव ही है, उसके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है। दूसरा भैया स्टेक होल्डर समझ में आया, ये तो मानव का स्वास्थ्य हुआ। दूसरा आप बता सकते हो जैसे गवर्नमेंट के स्तर पर सोचना, ठीक। दूसरा स्टेक होल्डर क्या हो सकता है, रेवेन्यू के स्तर पर, और रेवेन्यू किसका जा रहा है, सरकार का, उसके माध्यम से क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। तो दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था। देखो भाई जब आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट जो आपकी वेलफेयर में कार्य कर रही है उसमें लागत भी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जो लागत है
उसकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, अब पॉल्यूशन अगर बढ़ता चला जाएगा तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक तो उस व्यक्ति को, पर्सन को भी खर्च करना पड़ेगा, दूसरा गवर्नमेंट को भी खर्च करना पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में लागत बढ़ जाएगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम हो सकती है। ठीक है, थोड़ा हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचो। अब पहले ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोचा हमने कि एयर पोल्यूशन का फर्क किस पर पड़ रहा है। सबसे पहले डायरेक्टली इंपैक्ट कौन हो रहा है, फिर इसके बाद में इनडायरेक्ट प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि लागत बढ़ जाती है और आर्थिक उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अब आर्थिक उत्पादन एक तरीके से और कम हो सकता है, कैसे? जैसे अभी मान लो हम एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कोयला आधारित जितने संयंत्र लगे हुए हैं, जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इनको हम रोक लगा दें इन पर। बोले थर्मल पावर प्लांट से कोई एनर्जी नहीं उत्पादित की जाएगी। ठीक है, जितनी एनर्जी बनाई जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाएगी। लेकिन भैया मान लो सौर ऊर्जा है आपके पास, लेकिन इंफ्रा तो नहीं है भी उस तरीके का। अब एकदम से अगर आप बंद कर दोगे तो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले अगर वो बंद हो गया तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसीलिए सरकार एकदम से चाह कर भी ये थर्मल पावर प्लांट्स को बंद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उससे आपका प्रोडक्शन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आर्थिक उत्पादन कम हो सकता है, एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसमें आपको जब तक अल्टरनेट आप तैयार नहीं कर लोगे, चाहे तकनीक की दृष्टि से हो, चाहे इंफ्रा की दृष्टि से हो, चाहे फंड की दृष्टि से हो, इन आधारों पर जब तक आप एक अल्टरनेट तैयार करके नहीं रखोगे, तब तक आप थर्मल पावर प्लांट्स कैसे बंद कर सकते हो? ठीक, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये इंपैक्ट भी देखने को मिलता है उत्पादन के ऊपर। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, फिर थोड़ा और एस्पेक्ट बढ़ाया अपना, एनवायरमेंट की दृष्टि से सोचने की कोशिश करना है कि देखो भाई, जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो इसका जो क्लाइमेट चेंज है इस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से होगा क्या, ओजोन का क्षरण बढ़ जाता है। ठीक, समझो बात को। जैसे ओजोन क्षरण क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहां पर आपको जानना चाहिए कि जैसे ही आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कि नहीं इससे? बोले हाँ बढ़ रही है। इसके चलते क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है? बोले हाँ बढ़ रहा है। इसके चलते आपका ओजोन क्षरण भी बढ़ेगा, अम्लीय वर्षा के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये आपके पर्यावरण पर निगेटिवली इंपैक्ट डालते हैं। ठीक, समझ में आया? तो ये इंपैक्ट हो गया। इंपैक्ट हमें समझ में आया कि जो आपका वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है और कारण के साथ साथ इनका प्रभाव क्या क्या है। इससे हमारी एक समझ विकसित हुई कि भैया ये जो वायु प्रदूषण एक अपने आप में समस्या बनी हुई है, जो इतना निगेटिवली इंपैक्ट कर रही है, यहाँ पर प्रदेश सरकार को प्रयास करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्रदेश सरकार के द्वारा कैसे राज्य सरकार प्रयास करेगी। बोले हमें पता है कि वायु प्रदूषण दो रूपों में मौजूद है। कौन कौन रूप में? एक आपका आउटडोर, एक इंडोर। तो बोले पहले खुली वायु के रूप में पहले देखते हैं क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। देखो खुली वायु के रूप में यहाँ पता चला कि यार सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है फैल रहा है, वो एक तो यहाँ पर फसल अवशेषों के चलते फैल रहा है। ठीक है, फसल जो अपशिष्ट है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है और जो आपका कृषि जनसंख्या है वो कितनी है। पता है ना कि उद्योगों पर कितनी जनसंख्या निर्भर है और कृषि पर कितनी जनसंख्या निर्भर है। तो बोले 50% से ऊपर तो जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है। तो हमें प्रयास कहां पर पहले करने चाहिए? बोले यहीं पर करने चाहिए, क्योंकि फसल जो अपशिष्ट है, फसल जो अवशेष हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ना एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में। समझ में आया? क्योंकि यहाँ तकनीक भी बेहतर नहीं है, दूसरा जो है कार्य किए जाते हैं उनके चलते भी यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता है। तो एक तरीका है कि ये जैसे एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, पराली को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब पराली को जब मैनेज किया जाएगा तो भैया पराली किसान क्या करता है, खेतों में जला देता है। तो किसान को जब तक आप कोई लाभ नहीं दिखाओगे, उसको प्रॉफिट नहीं होगा पराली ना जलाने से, तब तक वो क्यों मानेगा आपकी बात। तो इसीलिए इसको एक अल्टरनेट की तरह, जैसे पराली को सरकार खरीद सकती है, इस फसल अवशिष्ट को लेकर के जैव ईंधन तैयार कर सकती है। अब जैसे ही बायोफ्यूल तैयार कर लिया जाएगा तो किसान को भी इसका पैसा दे सकती है सरकार और यहाँ पर जैव ईंधन के माध्यम से भी लाभ कमा सकती है। तो एक ये तरीका हो सकता है, आप रोक सकते हो। पराली को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्लियर, पहला क्लियर हुआ कि क्या यहाँ प्रयास किया जा सकता है। दूसरा है भैया जो वैधानिक प्रयास है, यहाँ पर जो कानून है, जैसे वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है, इसको लागू करें। एनजीटी आपका 1995 है, ठीक, इसके बारे में बताया जा सकता है। तो ये सारे आपके एनजीटी एक्ट है, आपका वायु प्रदूषण अधिनियम है। इन वैधानिक प्रयासों से भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नियंत्रण या डेटरेंस वाली चीजें यहाँ पर लागू हो सकती है। तो ये डेटरेंस दिखा करके एक प्रयास किया जा सकता है। फिर उसके बाद में कोई नीतिगत प्रयास है क्या? बोले देखो पहले हमने देखा कि जहां पर सबसे ज्यादा स्कोप है वायु प्रदूषण बढ़ने का, वहां हमने कोशिश की। फिर हमने देखा वैधानिक कोई प्रयास, फिर हमने देखा नीतिगत प्रयास। बोले नीतिगत भी है। उत्तर प्रदेश में अभी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति जैसे आई। अब ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति आई है, इसके माध्यम से सरकार कह रही है आप जो है व्हीकल की जगह ई व्हीकल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके व्हीकल जो है बहुत बड़ी मात्रा में CO का और CO2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन कर रहे हैं। तो भैया आप एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए। बोले हम काहे ले, बहुत महंगी पड़ रही है। बोले चिंता नहीं करो, नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के तहत तुमको रोड टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। बोले इतने वर्षों तक, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 5 सालों तक आपसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपसे जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो फ्री कर दी जाएगी। ठीक, बोले ये सारे जब तक लाभ नहीं दिए जाएंगे,
तब तक लोग क्या करेंगे, तब तक लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे ही नहीं। दूसरी बात है कि भैया ई रिक्शा वगैरह भी जब तक सरकार इन पर छूट नहीं देगी किसी तरीके की, तब तक लोग क्यों लेंगे भैया ई रिक्शा, है कि नहीं? तो बोले ये एक पॉलिसी जो आई है इसके माध्यम से लोगों को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है खरीदने के लिए, उसके चलते ये सारे प्रोविजंस किए जा रहे हैं, ये बतलाना है। फिर भैया नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी आई, क्योंकि पता है ना कि पुराने जो वाहन है उनको जब तक आप स्क्रैपर नहीं बनाओगे, मतलब कचरा नहीं बनाओगे, तब तक लोग बदलेंगे नहीं। तो यहाँ सरकार सीधा आई है कि अब BS4 जो मानक होता है सीधे आपको BS6 मानक का प्रयोग करना है, और ये BS6 मानक प्रयोग करते ही ईंधन का जो प्रयोग होता है इंजन बेहतर ढंग से करता है और उसका जो दहन होता है वो ठीक ढंग से होता है, जिससे पोल्यूशन आपका एटमॉस्फेयर में नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बतानी है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह में जो आपका इंडस्ट्री के माध्यम से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, हमने देखा था एक तो प्राइमरी सेक्टर बढ़ाता है, एक सेकेंडरी सेक्टर बढ़ाता है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर ना बढ़े इसके लिए आप फैक्ट्री वगैरह में क्या कर सकते हो, फिल्टर का प्रयोग कर सकते हो। चिमनी वगैरह होती है वहां पर फिल्टर लगा दिए, फिल्टर के माध्यम से जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं और फिर कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। ठीक है, तो उनको रोका जा सकता है फिल्टर का प्रयोग करके। जैसे नोएडा में स्मोक टावर लगा दिया गया, तो ये देख लो भैया, ये सारे प्रयास हैं, एक भी ऐसे नहीं समझ में आए। अगर चुनौतियां पीछे कहां कहां दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को समझ लिया अच्छे से, तो ओपन एयर में या आपका आउटडोर में क्या क्या प्रयास करने हैं ये आराम से समझ सकते हैं। फिर भैया इंडोर में भी प्रयास करने चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुले में हमें पोल्यूशन दिखाई दे, लेकिन बंद कमरे में भी है, वहां भी आपका पोल्यूशन है, क्योंकि वहां पर जो भी आपकी जैसे गैसेस, जो भी आपकी सॉरी ये क्या बोलते हैं हवाएं हैं, जैसे CO2 वगैरह है, इसका क्या है, इसको ट्रैप कर लिया जाता है बंद कमरे में, आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो सीधी सी बात है, आपकी CO2 की मात्रा अगर बढ़ती चली जाएगी तब भी आपके लिए वो एक पोल्यूशन का ही कार्य करेगी। और दूसरी बात है, सबसे ज्यादा यहाँ समस्या इंडोर के मामले में दिखाई देती है कहां पर, महिलाएं जो आपकी लकड़ी वगैरह का प्रयोग करती हैं, तो लकड़ी के माध्यम से होता क्या है, CO2 का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है और उनके जो श्वसन है संबंधी बीमारियों के लिए ये बहुत बड़ा कारण बनते थे। तो इसलिए सरकार यहाँ पर इंडोर में देख रही है कि यहाँ पर प्रयास क्या कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयास हो सकता है कि भैया ईंधन के प्रयोग पैटर्न में ही चेंज लाओ। यहाँ पर बोल दो कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला एक स्कीम लेकर आई सरकार, बोले उज्ज्वला स्कीम के थ्रू क्या करना है, आपको सिलेंडर दिया जाएगा और सिलेंडर में आपका LPG और सोलर उपकरण भी बांटे गए यहाँ पर। इनके माध्यम से क्या हो सकता है, आप जो लकड़ी जला करके दहन करते हैं, CO2 बढ़ा रहे हैं, वो कम की जा सकती है। ठीक है, तो ईंधन के प्रयोग पैटर्न में बदलाव किया गया है। दूसरी जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण के लिए BIS मानक नए लाए गए, ताकि वहां पर अच्छा वेंटिलेशन हो सके। बढ़िया वेंटिलेशन रहेगा तो जो आपका इंडोर पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। ठीक समझे? तो यहाँ उज्ज्वला स्कीम को कोट करना है। LPG और सोलर जो आपके उपकरण है या आपके भवन निर्माण होते हैं, उनमें जो नए मानक है BIS के, उसको प्रयोग करना है। साथ ही साथ जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं, इसकी साइकिलिंग भी बहुत जरूरी है। देखो, जब घरेलू अपशिष्ट जैसे कोई भी आपका खराब पदार्थ होता है, बाहर फेंक देते हो, बाहर फेंकने के बाद में अगर उसको रिसाइकिल नहीं किया गया तो वहां से निकलती है मीथेन। ठीक, जब वो खाना सड़ जाता है, सड़ने के बाद मीथेन निकलती है, और मीथेन अपने आप में क्या है, बोले ग्रीन हाउस गैस है। तो मीथेन जैसे ही बाहर जाएगी तो आपका क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगा वहां पर, तो वह भी आपकी एयर पोल्यूटेंट का कार्य कर रही होगी। ठीक, समझ में आया? तो ये सारे क्या है, इंडोर के प्रयास हैं। इंडोर के स्तर पर जो प्रयास किए जाते हैं ना एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो यहां समझे, और आउटडोर के स्तर पर मतलब खुली वायु में जो पोल्यूशन को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं वो यहां पर हमने समझ लिए। साथ साथ इसके एक प्रोग्राम आपका चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि हम 2017 को बेस बनाएंगे और इसके बाद जो आपके पर्टिकुलेट मैटर है इनकी डेंसिटी को 25 से 30% तक घटाने का काम करेंगे। जब भी याद रखना, ध्यान रखना एक चीज और, 3R जैसे यहाँ पर देखो कलेक्ट कर लिया, ऐसे ही 3C, ठीक है, 4E पीछे कई समझाए हैं। जब हम लोगों ने रोड एक्सीडेंट पढ़ा था तो वहां 4E कलेक्ट किया था, ऐसे हम लोगों ने 3C कलेक्ट किया था, है ना, जब सुशासन गुड गवर्नेंस पढ़ा हुआ था। ऐसे आ जाओ यहाँ पर, जब हम आगे एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो 3E कलेक्ट कर लिए कि रिकॉग्नाइज, फर्स्ट R फॉर रिकॉग्नाइज, सेकंड R स्टैंड फॉर रिफॉर्म एंड थर्ड R स्टैंड फॉर रीस्टेब्लिश। ठीक है, समझे बात को? तो इस तरीके से जब आप एयर पोल्यूशन को दूर करना चाहोगे तो आप कंक्लूड जब करो तो कंक्लूड में इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग करो। जैसे प्रधानमंत्री जी भी अब देखे होंगे कि 3 सा, 3 का, 4 का, 4 बा ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। तो आप भी जहां पर मौका मिले वहां पर कलेक्ट कर लो और फिर इसको यूज करते हुए आप अंडरलाइन कर दो। ठीक, समझे बात को? आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, जल प्रदूषण। देखो, वायु प्रदूषण समझ लिया, अप्रोच समझ लिया, अब जल प्रदूषण समझने में कठिनाई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जल, जब ग्राउंड वाटर समझे थे तो वहां भी सीखा था कि जब सिंचाई व्यवस्था पीछे जाने पढ़े थे तो वहां जाने थे हम लोग ना, एक तो सरफेस वाटर होता है, एक ग्राउंड वाटर होता है। अब जब भी जल प्रदूषण में देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि जल में जो अवांछनीय, मतलब जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे तत्व जब मिल जाते हैं
तो उसके चलते ही बहुत सारा पॉल्यूशन हमें जो वाटर पॉल्यूशन है वो दिखाई देता है। अब उस वाटर पॉल्यूशन में सरफेस वाटर पर जैसे एग्जांपल के तौर पर जो वर्षा जल है या निछालन है या इंडस्ट्रीज हैं, इनके माध्यम से जो आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है सरफेस वाटर पर, वो तो आपको क्लियर है, दिखाई दे रहा है आंखों को। लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है ये दिखता नहीं, क्योंकि ये भूमिगत जल में कैसे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर है। समझो बात को, जब हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर में बहुत भारी मात्रा में जब वहां हम दोहन करते हैं जल का, तो नीचे मौजूद भारी तत्व क्या होते हैं, ऊपर जल में आकर मिल जाते हैं, और वही जल का प्रयोग कृषि के थ्रू किया जाता है, या फिर वही जल का प्रयोग बहुत सारे जो वहां रहने वाले लोग होते हैं पीने के लिए करते हैं। जैसे पीने के लिए करते हैं उसमें मान लो आर्सेनिक आ गया, ठीक। अब यहाँ आर्सेनिक अगर मिल जाता है जल में, कैडमियम मान लो भारी तत्व तो कैडमियम निकिल, अब कैडमियम मिल गया तो इटाई इटाई हो गया, आर्सेनिक जैसे तत्व या फ्लोरोसाइड फ्लोराइड जो आपका फ्लोराइड मिल जाता है, तो आपको पता है यहाँ पर ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं इस जल प्रदूषण के चलते, ठीक। क्लियर हो गया। तो ऊपर से गंगा मैली है ये सब तो दिखाई देता है सबको, लेकिन ये ग्राउंड वाटर वाला जो पॉल्यूटेंट बढ़ता है ना, जब भूमिगत जल में आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा होता है, तो जल प्रदूषण ये ज्यादा घातक होता है, क्योंकि ये पता ही नहीं होता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव फिर देखने को मिलता है, इसका इंपैक्ट वहां तो दिख रहा होता है, फिर वहां पर प्रयास कर लिए जाते हैं, समझे। लेकिन अब हमें जो उपाय करने हैं वो हमें दोनों स्तर पर सोचते हुए करने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, इस जल प्रदूषण को अगर नियंत्रित करना है, इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आओ एक एक करके पहले संस्थागत और वैधानिक प्रयास देख लेते हैं। संस्थागत स्तर पर देखना है तो आपका सेंट्रल पोल्यूशन जो आपका कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, इसका रोल बता देना है, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य करता है, इसकी चर्चा साथ में कोट कर देना है, ठीक है। लास्ट में देखो, इसको भी डिस्कस कर लिया है, यहीं पर समझ लो कि सीपीसीबी के अंतर्गत ही आपका उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है वो इसके अंतर्गत ही कार्य करता है, उसकी चर्चा करनी है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली एक इकाई है। अभी हम संस्थाओं के स्तर पर कि कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो इस प्रदूषण पर कार्य करती हैं या उसके लिए नीतियां बनाती हैं, ठीक है, या इंप्लीमेंट करती हैं, कोई भी योजना होती है। फिर वैधानिक स्तर पर क्या है, बोले जैसे वायु प्रदूषण रोकथाम एवं निवारण अधिनियम हमने देखा था, वैसे ही जल प्रदूषण रोकथाम व निवारण अधिनियम है यहाँ पर 1974 का, इसकी चर्चा कर देनी है, ठीक है। फिर आपका एनजीटी और ईपीए जैसे ये जो वैधान है ना, जैसे आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसको बतला दो। तो ये वैधानिक स्तर पर प्रयास हैं, संस्थागत स्तर पर प्रयास हैं। मात्र वैधानिक और संस्थागत स्तर पर आपके प्रयास बताकर नहीं रुक जाना है, क्योंकि ये प्रयास तात्कालिक होते हैं। लॉन्ग टर्म में करना है तो बहुत सारी स्कीम्स जो चलती हैं, उन योजनाओं को जब तक आप सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं करोगे, अर्थात उनसे संबंधित जब तक आप लोगों में जागरूकता नहीं फैलाओगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म स्तर पर यह जो वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है, इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हो। तो प्रमुख रूप से यहाँ जानना है कि जैसे जल प्रदूषण से निपटने के लिए या इसको कम करने के लिए कौन-कौन सी स्कीम्स चल रही है, वो जरूर कोट करनी है। जैसे नमामि गंगा बताओ, जल जीवन मिशन, यमुना शुद्धिकरण पहल है, अटल भूजल योजना है। देखो, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर हिट किया था कि एक तो हमारे पास में मौजूद है सरफेस वाटर पर जो भी पोल्यूशन है, पहला यहाँ पर देखा था। दूसरा भैया ग्राउंड वाटर पर जो पोल्यूशन है। अब जो सरफेस वाटर पर पोल्यूशन है उसके लिए ये सारी स्कीम्स हो गई, ग्राउंड वाटर पर है यहाँ पर अटल भूजल स्कीम हो गई, ठीक है। साथ ही साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, इन दोनों ही जगहों पर प्रमुख रूप से आपको कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा कि जल को प्रदूषित जो कर रहे क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर का ही दिखाई देगा। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में आपको ये सारी स्कीम्स पर कार्य करने की जरूरत है, और चाहे आपका इंडस्ट्रियल हो जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो, तो यहाँ पर भी आप सारे योजनाओं को लागू कर सकते हो, ठीक। समझ में आ गया। अब देखो, अब जैसे ही वायु प्रदूषण आएगा तो वो तो हमने समझ लिया, कंक्लूड करने का तरीका वहां 3R का प्रोसेस, 3R अप्रोच देखा था। यहाँ पर क्या आप कर सकते हो, ध्यान देना। जैसे मान लो जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आता है, अब इसको कैसे कंक्लूड करना है, अगर बहुत नहीं दिमाग चल रहा है तो एसडीजी 6 तो पता ही है ना, जल संरक्षण से संबंधित है। बोले हाँ, एक तो तरीका हो सकता है एसडीजी 6 के साथ चले जाओ, दूसरा तरीका लाइफ मिशन के साथ भी यहाँ पर जा सकते हो। लाइफ मिशन क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अर्थात जो आपकी जीवन शैली है वो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर घर से बाहर निकले, देखे कि एक बोतल पड़ी हुई है बाहर, तो बोले अच्छा लग रहा है, यही बोतल जो है फेंकी जाती है, हाथ में बोतल खाली हुई है वहीं पर डाल दी है, ये लाइफ स्टाइल है ना। तो ये लाइफ स्टाइल नहीं रखनी है। लाइफ स्टाइल क्या रखनी है कि बोतल पड़ी हुई है उठाई और डस्टबिन में उठाकर डाल दी। तो इस तरीके की सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, तो एनवायरमेंट में जो चेंजेस चाहते हो वो स्वतः ही चेंज आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपका लाइफ मिशन चलाया गया है, और ये आपका चाहे वाटर पोल्यूशन पर लिख रहे हो चाहे एयर पोल्यूशन पर लिख रहे हो, हर जगह ये काम कर सकता है, ठीक है। आपका सदाबहार एकदम कंक्लूजन हो सकता है। फिर देखो भैया, नहीं अगर मान लो तो आपका वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए एक विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो जो लेटेस्ट थीम हो आपकी 2026 की, उसके आधार पर भी आप यहाँ पर जा सकते हो, उसके साथ भी शुरुआत कर सकते हो, सॉरी कंक्लूड कर सकते हो, या चाहो तो इंट्रोडक्शन के तौर पर भी शुरू कर सकते हो। एक हाल ही में शुरू कर दिया भैया 22 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य पर, और जो थीम बनाई
बनाई गई, वो थीम रखी गई है, इसके साथ आपने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, और नहीं तो अंततः निष्कर्षता इसके साथ ऐसे परिभाषा बनाओ, है ना, निष्कर्षता के साथ अपनी लैंग्वेज बनाई कि हम जागरूकता फैलाते हुए इस थीम को कारगर साबित कर सकते हैं, ठीक, इन प्रयासों के साथ में। ये देखो भाषा थोड़ी सी बदल दो, वही भूमिका हो सकती है, वही कंक्लूजन हो सकता है, बस आपका परोसने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलें, अगला है, देखो हमने देखा था यहाँ पर कि जब सीपीसीबी की बात की थी तो वहां पर जाने थे कि उत्तर प्रदेश का प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी चर्चा करनी है जब भी आपको वहां प्रयासों के स्तर पर बताना है, वैधानिक या संस्थागत जब प्रयास लिखने हैं तो संस्थागत प्रयास में इस उत्तर प्रदेश की इस संस्था की चर्चा जरूर करनी है। और अगर एक सीधा प्रश्न बना दिया गया कि भैया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की चर्चा कीजिए, भैया क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया तो इसके कार्य पता होने चाहिए, अब कार्य होंगे क्या, भाई बनाया किस लिए गया है, बोलो बनाया गया है प्रदूषण रोकने के लिए, तो पहला कार्य क्या होगा, प्रदूषण को मॉनिटर करना है और उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। और यह प्रदूषण वायु, जल, ध्वनि, किसी भी तरीका का प्रदूषण हो सकता है, सब पर मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा और नियंत्रण करने के लिए कुछ मानक, कुछ पैरामीटर बनाए जाएंगे, ठीक, समझे। और उन पैरामीटर को सभी संस्थाओं को सुनिश्चित यानी कि पालन करना होगा, ठीक है, उन सभी संस्थाओं को क्या करना पड़ेगा, उन सारे पैरामीटर का पालन करना पड़ेगा। तो पहला कार्य तो यही है कि जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को मॉनिटर करना है, निगरानी रखनी है और उस पर नियंत्रण करना है। दूसरी बात है कि जितने भी कानून हैं जैसे उन कानूनों को कैसे इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए, तो यही आपका बोर्ड है जो आपका सीपीसीबी के अधीन कार्य करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन सारे कानूनों को इन्फोर्स कराने का, कानूनों को प्रवर्तन कराने का दायित्व किसके ऊपर है, इसी बोर्ड के ऊपर है। दूसरा कार्य समझ में आया। तीसरा क्या है, बोले तीसरा कार्य यह है कि अब पोल्यूशन जो बढ़ रहा है इतना ज्यादा, तो उसके लिए आपको तकनीकी शोध भी करते रहना है। टेक्नोलॉजिकली अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो आप समझिए बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे आप एआई वगैरह का यूज कर सकते हो, बहुत सारा डेटा वगैरह है, फैक्ट है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी पॉलिसीज को और सतत और आप 100% ठीक ढंग से, सही ढंग से, बिना किसी एरर के भी आप उसको लागू करोगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है आपके पास तकनीक होनी चाहिए, बेहतर तकनीक। तो वहां पर आपको लगातार रिसर्च R&D पर अपने कार्य करना है। तो ये कार्य तीसरा हो गया। फिर भैया इतना तो कार्य हो गया, ये तो कार्य अपने स्तर से करेगा। चौथा कार्य ये है इसका कि देखो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड को लागू करवाना है किसके ऊपर, लोगों के ऊपर। और लोगों को पता ही नहीं है, ना तो इन कानूनों के बारे में पता है, ठीक है, ना उनको पता है कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, कुछ आप अगर एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हो तो आप पर कौन सी कार्रवाई हो सकती है ना, या फिर एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने से क्या क्या रिजल्ट, आपको दुष्परिणाम क्या इसके झेलने पड़ सकते हैं। ये सब होता है जागरूकता अभियान। तो इस मामले में अवेयर करने का काम, लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कौन करता है, बोले इसी का दायित्व होता है। आपके इस बोर्ड का यह भी दायित्व है कि लोगों को जागरूक करे, ठीक है, उसके जो आपकी निगेटिविटी है, मतलब जो आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को बताए, या जो भैया प्रावधान है इस संदर्भ में उसके बारे में लोगों को बताए। फिर बात करते हैं आगे नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसमें आपका सबसे बड़ा सोर्स है जीवाश्म ईंधन। अब ये जीवाश्म ईंधन को अगर कोई अल्टरनेट है इसका कुछ, तो वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर आपका जो अपशिष्ट होता है इसको अगर रिसाइकलिंग किया जाए, तो इन सबके लिए कार्य करने का दायित्व किसके ऊपर दिया गया है, इसी बोर्ड के ऊपर दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई प्रदूषण दुर्घटना होती है उस पर तुरंत आपकी कार्रवाई की जाए, ठीक, तुरंत उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, ताकि एक डिटरेंस वाला भी भाव है कि लोग इससे डरें, थोड़ा भयभीत हों, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखो चुनौती क्या क्या है। अब इसके इतने सुंदर सुंदर से कार्य हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे और यही सीख लो। देखो चुनौतियां ये हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो है कि आपका जो प्रभावी निगरानी तंत्र है ये बहुत ही कमजोर है, ठीक है। जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है ये जो कमजोर है, क्यों क्यों कमजोर है, क्योंकि जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहां पर कैसे मॉनिटरिंग की जाए, उसके लिए वहां पर जो मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं है, ठीक। चुनौती देखो, ध्यान रखना, यहाँ से सीखना भी है। अगर आपको चुनौतियों पर कमांड है, आपने अगर चुनौतियों को विश्लेषण ढंग से कर लिया, माइक्रो लेवल पर समझ ली चुनौतियां, तो आपको समाधान खोजने में तो कठिनाई नहीं, क्योंकि एक चुनौती पकड़ो और उसका एक एक समाधान लिख दो। 5 चुनौतियां पता है तो 5 समाधान तो ऐसे ही आ गए निकल के, यहाँ से सीख भी लो, ठीक। इसके माध्यम से देखो सिखा देंगे कि कैसे आप एक एक चुनौती को पकड़ करके, चैलेंज पकड़ करके कैसे आप वहां पर समाधान बता सकते हो, ठीक। समस्या पता है तो समाधान पता है, बोले ना, मरीज की अगर बीमारी पता चल गई, डॉक्टर साहब क्या है, दवा दे देते हैं। तो यह समाधान आपको डॉक्टर बनकर दवा ही देनी है। तो पहली समस्या पता चली मॉनिटरिंग वाली। दूसरी समस्या जागरूकता वाली है कि नहीं, बोले दूसरी जन जागरूकता की कमी है बहुत ज्यादा। तीसरी भैया कानून तो है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि नहीं, बोले कानून है बहुत सारे, इंप्लीमेंट इन्फोर्स नहीं हो रहा है। तीसरी समस्या पता चली। चौथी पता चली कि जो सॉलिड वेस्ट है, ये ई वेस्ट जो होता है, जो अब तो ई वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो बोले ई वेस्ट हो चाहे सॉलिड वेस्ट हो, इसको मैनेज नहीं किया जा पा रहा है, बोले ये एक बड़ी समस्या है। फिर पांचवी समस्या पता चली, जो प्रदूषण दुर्घटनाएं होती हैं, इनसे निपटने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, ठीक, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि इनसे निपटा कैसे जाए, कोई प्रदूषण संबंधी दुर्घटनाओं से कैसे तुरंत का तुरंत निपटा जाए, ऐसी क्षमताएं हमारे पास नहीं, कैपेसिटी नहीं हमारे पास। तो ये चुनौतियां हैं, हमको पता है। अब इनके लिए समाधान आपको बताना होगा, ठीक। आप प्रशासनिक स्तर पर जा चुके हैं और यहाँ पर आप समस्याओं को ऐसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं बढ़ सकते हैं। आप वे फॉरवर्ड बताओगे, समाधान बताओगे, तो वहां बताओ एक एक करके। जैसे भैया यहाँ मान लो छोटे कस्बों तक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, बोले हाँ, लेकिन छोटे कस्बों तक मोबाइल तो होता है,
बोले होता है। तो मोबाइल के स्तर पर आप मॉनिटरिंग शुरू कर दो, मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट्स की स्थापना करो। घर-घर में व्हाट्सएप है, तो घर-घर में व्हाट्सएप है, तो इसके माध्यम से भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर? हो गया पहला समाधान। दूसरी समस्या क्या थी? बोले दूसरी समस्या थी जन जागरूकता। तो जन जागरूकता फैलाने का सबसे स्ट्रांग आपके पास में आम क्या होता है? बोले सबसे स्ट्रांग जो हथियार होता है वो होती है शिक्षा। तो बोले जो शिक्षा है ना, स्कूली स्तर से, प्रारंभिक स्तर से ही लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दो। एनवायरनमेंट के संदर्भ में, पॉल्यूशन के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना आप शुरुआती दौर में ही बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में सिखाना शुरू कर दो, तो एक अच्छा तरीका हो सकता है। या फिर अगर ग्राउंड स्तर पर सिखाना है तो ग्राम सभाओं और पंचायतों की मदद ली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर केरल में केरल मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, या केरल में ग्राम पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के माध्यम से आप घर-घर तक पहुंचकर जागरूकता अभियान को चला सकते हो, लोगों को बता सकते हो। ठीक, दूसरा समाधान समझ में आया। तीसरा है भैया कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसमें क्या है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और जो त्वरित दंड प्रणाली है इसको लागू कर दो। जैसे ऑनलाइन जब रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी तो भैया कानूनी स्तर पर होता क्या है, बहुत सारी समस्याएं जाते हैं लोग कहने, उनकी सुनी ही नहीं जाती है। सुनी नहीं जाती है। अब ऑनलाइन माध्यम से खुद अगर आप अवेयर कर दोगे, अवेयर के साथ खुद अगर वो करना आ गया उसको, व्यक्ति को, कि जाकर के खुद शिकायत कर देंगे अगर तुम भैया गंदगी फैलाए, ठीक, पोल्यूशन फैलाए, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, त्वरित दंड प्रणाली को लागू कर सकते हो। कोई जुर्माना लगाना होगा, तुरंत लगाया जा सकता है। तो एक समाधान इसको ऐसे खोजा जा सकता है कि कानूनों को जो है तेजी से कैसे आप एक्शन में ला सकते हो। ठीक, उसके बाद में हमें देखने को मिला कि ई वेस्टेज वाला मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक, ये सॉलिड वेस्ट नहीं मैनेज हो पा रहा है। अब इसके लिए वैधानिक स्तर पर कानून तो है, कानून के साथ साथ आपको करना क्या चाहिए, पीपीपी मॉडल को अपनाओ। अब पीपीपी मॉडल के आधार पर रिसाइक्लिंग प्लांट लगा दो। देखो रिसाइक्लिंग जब प्लांट हो जाएंगे तो जितना भी आपका सॉलिड वेस्ट है या आपका ई वेस्ट है, इसको आराम से आप रिसाइकिल कर सकते हो। रिसाइकिल करने के साथ में इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ठीक, समझे? तो रिसाइक्लिंग प्लांट लगाओ, और चूंकि रिसाइक्लिंग प्लांट लगाने के लिए फंड चाहिए होगा, तो इसके लिए आपका बता दिया गया तरीका पीपीपी मॉडल पर जाओ। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जाओ, इसके आधार पर आप रिसाइक्लिंग प्लांट लगा सकते हो। फिर एक समस्या निकल कर आई थी कि भैया कोई अगर प्रदूषण दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा पोल्यूशन संबंधी, ठीक, कोई घटना हो जाती है, तो उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है, निपटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आप रैपिड रिस्पांस टीम बना सकते हो। रैपिड रिस्पांस टीम एक बढ़िया क्रिएटिविटी के साथ आपने यहां पर बताया कि एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाओ जो प्रदूषण संबंधी मामलों पर ही निपटारा करेगी। ठीक है, कोई प्रदूषण संबंधी मामला आया, जैसे हमारे यहाँ एक रिस्पांस टीम होती है ना, एसटीएफ होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर पोल्यूशन संबंधी अगर रिस्पांस देना है, क्विक रिस्पांस चाहिए, तो एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाने की आवश्यकता है जो रियल टाइम अलर्ट सिस्टम विकसित करे और तेजी से जो भी समस्याएं हैं उन पर निपटा जा सके। ठीक, अब बताओ ये जितनी चुनौतियां, जितनी समस्याएं पड़ी थी, इन सारी समस्याओं पर ही तो एक एक पॉइंट निकाले हो कि नहीं निकाले हो? सीखे यहां से कुछ, और अगर सीखे हो तो कुछ फीडबैक वगैरह दिया करो, और देने से ये समझ में आए कि हाँ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखो ये एक तरीका होता है सीखने का। अब आपके पास मान लो एग्जांपल के तौर पर कहीं आपने कंटेंट पढ़ा, ठीक, वैसे तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर ही दिया, या कुछ टॉपिक ऐसे रह गए जहां पर चुनौतियां दी हुई हैं, तो आपको अब चिंता नहीं करनी है, बस हमको बोले चुनौती दे दो, और कुछ हम क्या है क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे, कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे, और कुछ हमें जो जानकारी होगी, जानकारी के स्तर पर हम समाधान के प्रयास या वे फॉरवर्ड हम खुद लिख लेंगे। अब ठीक है, अब वे फॉरवर्ड लिखने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए, समझे बात को? बहुत बड़ी तोप नहीं होती वे फॉरवर्ड लिखना। आगे बढ़े, अगला है हमारा इकोसिस्टम। देखो भाई, उत्तर प्रदेश के बारे में सीखने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान से सुनते चलना। इकोसिस्टम होता क्या है पता ही होगा। एनवायरमेंट क्या होता है, बोले पर्यावरण है, पर्यावरण है ना, हमारे चारों ओर का आवरण जो होता है, पृथ्वी पर जो भी हमारे चारों ओर का आवरण है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इसी पर्यावरण के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जहां पानी ही पानी है, बोले जहां पानी ही पानी है, तो वहां पर जो जैविक और अजैविक घटक होंगे। अब जैविक क्या होते हैं, जिनमें जान होती है वो जैविक होते हैं। अजैविक क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, जैसे मिट्टी हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, बोले ये सारे जो है अजैविक घटक हैं। और वहीं पर जो जीव हैं, आपके जीव जंतु दिख रहे हैं, फ्लोरा और फोना जितना है, वो जैविक घटक हैं। ठीक है, तो जैविक कंपोनेंट अजैविक कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब बोले पानी है, कहीं पर तलैया है, ठीक है, कहीं तलैया है, कहीं नदी है, कहीं सागर है, तो यहाँ पर जितना पारितंत्र अपना नदी में अपना पूरा जैविक अजैविक मिलकर के एक एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किए होंगे, तो जलीय परितंत्र कहलाता है। ठीक है, इस जलीय परितंत्र में हम लोग वेटलैंड का भी परितंत्र देखेंगे, इकोसिस्टम देखेंगे, या नदी परितंत्र जो पढ़ते हैं वो भी इसके अंतर्गत काउंट होता है। ऐसे मान लो कहीं जंगल है, फॉरेस्ट ही है, अब फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे होंगे जैविक और अजैविक मिलकर के बढ़िया आपस में अंतरक्रिया करके रह रहे होंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, बोले वन पारितंत्र हो जाता है। ऐसे भैया वेटलैंड में आपका आर्द्र भूमि पारितंत्र हो जाता है। ठीक है, बोले छोटी छोटी ग्रास है अगर, तो बोले घास के आसपास वो घास पारितंत्र हो जाता है। बोले पूरा मरुस्थल है तो वो मरुस्थल पारितंत्र हो जाता है। समझ में आया? तो अब इकोसिस्टम या पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र समझने में कठिनाई नहीं। आओ अब जानते हैं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश यहाँ पढ़ना है, क्योंकि ये तो पेपर 3 में इस तरीके से सारे पारितंत्र हैं, क्योंकि भारत में तो हर तरीके का इकोसिस्टम पाया जाता है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, इतनी जैव विविधता मौजूद है कि हर तरीके का पारितंत्र है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मामले में लिखना है तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर उत्तर प्रदेश ने कहीं गलती से भी लिख लिया कि मरुस्थली पारितंत्र बताने लगे कि भैया मरुस्थली, उत्तर प्रदेश में कहीं मरुस्थल है नहीं है, तो बोले उत्तर प्रदेश में कुछ पारितंत्रों के बारे में चर्चा नहीं करनी, प्रमुख रूप से यहीं पर समझ लो तो आपका पूरा ये टॉपिक है बहुत आराम से भी देखो समझ में फ्लो में पूरा जाएगा। जैसे
यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप तो देख ही चुके हैं, देखो भूगोल कैसे काम आएगा, ठीक? ये हम लोगों ने मैप तो देख ही लिया है, ठीक है? बोले मैप हमने देख लिया है तो इसका सर देखा था, पैर देखा था। तो बोले सर में क्या था? बोले यहाँ पर तराई क्षेत्र था, ऊपर तराई था ना, तो बोले तराई क्षेत्र में क्या होगा? बोले यहाँ पर घास पारितंत्र मौजूद है, ठीक? ऊपर जो है तराई क्षेत्र में घास मौजूद होगी तो घास पारितंत्र होगा। नीचे साउथ में, बोले साउथ में यहाँ भी घास मौजूद होगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मॉइस्ट घास होगी और यहाँ पर थोड़ी-सी ड्राई घास होगी, क्योंकि ये शुष्क है क्षेत्र। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कैसा था? ड्राई क्षेत्र था ना, तो बोले यहाँ पर छोटी घास होगी, कटीली घास हो सकती है, तो यहाँ का भी अपना घास पारितंत्र होगा, यहाँ भी जीव रह रहे होंगे, अजीव होगा, जैविक और अजैविक घटक होंगे, तो आराम से ये पारितंत्र जो बनेगा एक घास पारितंत्र होगा। एक आपका तराई क्षेत्र में पारितंत्र होगा, वो घास पारितंत्र होगा। तीसरा प्रमुख रूप से आपको नजर आएगा, ये जो मध्य में या पूरे उत्तर प्रदेश में ही आपको जो वन, हमने देखा था प्रमुख रूप से वन, तो पूरा जो वन पारितंत्र है वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। ये तो हम लोग वन पारिस्थितिकी तंत्र को थोड़ा सा समझ भी चुके हैं, वनों के प्रकार को हमने देख लिया था। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से घास पारितंत्र को समझेंगे, जिसमें ऊपर तराई क्षेत्र में और नीचे सूखा क्षेत्र में दो जगहों पर घास पारितंत्र दिखाई देगा, उसके बचे उत्तर प्रदेश में पूरा वन पारितंत्र दिखाई देगा। और ऊपर का जो तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, यहीं पर आपका आर्द्र भूमि जो है पारितंत्र भी दिखाई देगा, होगा कि नहीं? वेटलैंड प्रमुख रूप से यहाँ पर खूब ढेर सारी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है ना? तो बोले जो आर्द्र भूमि पारितंत्र है या जलीय पारितंत्र है वो भी तो यहाँ पर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। समझ में आया? तो एक समझ बन गई इस पर, पारितंत्र पर, उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र को समझ गए उसका मैप के माध्यम से। अब समझते हैं थोड़ा सा इसके घटक देखते हैं, दो घटक देखे थे। अब बोले ना दो जैविक और अजैविक घटक मिलकर, बोले पानी है जहां पर वहां पर जैविक अजैविक एक साथ मिलकर रह रहे होंगे। अब अजैविक घटक यहाँ पर देख लो ध्यान से, कौन कौन से हो सकते हैं? बोले तापमान है, वायु, वर्षा, ये सारे क्या हो सकते हैं? जहां जान नहीं है, भौगोलिक कारक हो सकते हैं, वो जलवायु कारक हो सकते हैं। जैसे तापमान, वायु, वर्षा, मिट्टी है, वहां की स्थलाकृतियां हैं जितनी, पत्थर, पहाड़, जमीन, मैदान, पठार, ये सब क्या है? ये सब बोले अजैविक घटक है वहां पर, ठीक? और दूसरा है जैविक घटक। देखो जैविक घटक में क्या होता है, तीन भागों में यहाँ बांटकर देखे जाते हैं, कहीं पर देखना ऐसे ही दिखाई देगा, चाहे जल हो, चाहे वन हो, चाहे आर्द्र भूमि हो, चाहे मरुस्थल हो, हर जगह यही एकदम बिल्कुल यही अप्रोच आपको रखनी है कि देखो जैविक घटकों में एक तो हो सकता है आपका प्रोड्यूसर, उत्पादक कौन से होते हैं? देखो एक एक कोई पारतंत्र उठा लो, एग्जांपल के तौर पर हम ही लोग अपना वाला उठा लेते हैं, फूड चेन। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? बोले जो शाकाहारी हैं वो भैया फल फ्रूट और सब्जी खाते हैं, जो मांसाहारी हैं वो क्या है? बकरा और मुर्गा खाते हैं, ठीक है? तो बोले देखो समझो यहाँ पर जो ये क्या है, इसमें प्रोड्यूसर वर्ग कौन है? बोले पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। वैसे ही आप जल में जाओगे तो वहां पर क्या है? आपका शैवाल वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है? तो बोले ऐसे ही आपका एल्गी वगैरह होते हैं, जो पादप होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रोड्यूसर, ये सब प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। दूसरे इसके बाद में इन पर डिपेंडेंट होते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। इसमें जो प्राथमिक होंगे वो प्राथमिक भैया क्या करेंगे आप समझ रहे हो, ठीक है? द्वितीयक क्या होंगे, तृतीयक क्या होंगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो आदमी क्या है? बोले देखो आदमी सर्वाहारा वर्ग में आता है, लेकिन टिड्डा क्या है? बोले मुर्गा क्या है? बोले मुर्गा जो है क्या खाता है? पेड़ पौधे यही सब खाता है, ठीक है? तो मुर्गे कौन खाता है? बोले इंसान खाता है, ठीक है? तो ये द्वितीयक हो गया आपका, ठीक? और बहुत सारा मान लो निर्भक्षी कोई मिल गया तो क्या हो गया? तृतीयक आपका हो गया। तो इस तरीके से ही फूड चेन पूरी बनी हुई है, क्लियर? तो ये पूरी फूड चेन ही आपकी हर जगह पर, हर पारितंत्र में ये फूड चेन आपकी दिखाई देती है। उसमें आपका उत्पादक वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है और आपका तीसरा वर्ग जो है आपका डीकंपोजर, आप घटक दिखाई दे रहा है। डीकंपोजर देखो जमीन के अंदर आपका रहते हैं, एग्जांपल के तौर पर जब प्रोड्यूसर मर गया या आपका ये खाने वाला उपभोक्ता मर गया, ठीक? उत्पादक मर गया, उपभोक्ता मर गया। दोनों मरने के बाद क्या होता है? जमीन में ही पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं ना। सड़ने के बाद आगे फूड चेन में काम करते हैं डीकंपोजर, तो इन्हें भी आपका जैविक घटक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिकम्पोज करने का काम करेंगे। और ये डिकम्पोज करते किसको है? उत्पादक को भी करते हैं, उपभोक्ता को भी करते हैं, ठीक है? तो ये प्रमुख रूप से आपके जैविक घटक रहते हैं वहां पर, नहीं तो सड़के वहां खत्म ही ना हो कभी। और ये खत्म करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके डीकंपोजर होते हैं, क्लियर? समझ में आया? तो ये आपके जैविक घटक है, ये अजैविक घटक है, और इन दोनों के ही अंतर संबंध के साथ ही आपका किसी भी क्षेत्र का पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई देता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझते चलना, कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी, टॉपिक को समझने में बहुत मजा आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है तो हम देख रहे हैं एक घास का है मैदान, एक वन है, एक आर्द्र भूमि है। तीन प्रमुख पारितंत्रों की चर्चा यहाँ पर कर देनी है। घास वाला कहाँ बताया था? बोले घास वाला एक तो सर पे ऊपर था तराई क्षेत्र, हम भूगोल पढ़ने का मजा यही है, एक तो तराई क्षेत्र का जो पारितंत्र है, दूसरा बुंदेलखंड घास के मैदान का पारितंत्र है, ठीक है? इसको मैप बनाया तुरंत और मैप में समझ लिया कि जो आर्द्र भूमि वाला पारितंत्र है, यहाँ पर देखो जल भराव होगा, ठीक ठाक पानी में यहाँ पर जल रहेगा, निक्षालन भी ठीक ठाक मात्रा में रहेगा, और यहाँ मिट्टी की ऊपरी परत में नाइट्रेट और ह्यूमस जो है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? निक्षालित होकर के कहाँ चला जाएगा? बोले ह्यूमस नीचे, या ह्यूमस यहाँ पर मिलता ही नहीं है, ठीक है? दूसरी बात है, एक आपका जो तराई का बेल्ट है ऊपर वाला और एक आपका बुंदेलखंड का जो नीचे का बेल्ट है, एक जगह आकस्मिक बाढ़ की समस्या, वहीं जब बुंदेलखंड के बारे में देखना शुरू करोगे तो आकस्मिक सूखे की समस्या है, ठीक? तो ये सारी चुनौतियां आपको, या ये सारी जो विशेषताएं हैं आपको तराई बेल्ट में, तराई घास के मैदान में दिखाई देंगी, और बुंदेलखंड के घास के मैदान में पूछा जाए तो बोले घास वाले क्षेत्र में यहाँ बिखरे हुए वृक्ष, दूर दूर तक वृक्ष दिखाई देंगे। यहाँ वर्षा जल का अभाव, अपर्दन,
ठीक है, यहाँ वर्षा जल कम होगी इसलिए तो सूखा क्षेत्र है। नदियों द्वारा यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा किया जाता है, हम देख चुके हैं चंबल के द्वारा बीहड़ जैसे क्षेत्र बनाए गए। भूगोल से देखो यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ आकस्मिक सूखा की स्थिति रहती है और कृषि में भी यहाँ एकल प्रभाव की प्राथमिकता ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो एकल प्रभाव की प्रधानता, चूंकि यहाँ पर कृषि के हेतु भूमि जो है बहुत उपजाऊ नहीं रहती है, इसलिए परंपरागत कृषि यहाँ पर की जाती थी। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भूगोल के दोनों चैप्टर जाओ देख लो जाकर के। तो यहाँ जो घास पारितंत्र है, जो ग्रास इकोसिस्टम है उत्तर प्रदेश का, वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समस्याएं कहां पर हैं? यहाँ केवल इतना तो छोड़ना नहीं है, ये तो हमें ग्रास इकोसिस्टम समझ में आया, लेकिन इस ग्रास इकोसिस्टम में समस्याएं हैं बदलते लैंड पैटर्न में। देखो भूमि जो उपयोग हो रही थी, उस उपयोग में आपका पैटर्न अब चेंज होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसी से छुपी हुई नहीं है और इकोनॉमी के जो स्वरूप में, जो आपका जो भी स्वरूप है वो बदलता चला जा रहा है। तो चाहे इकोनॉमी का पैटर्न चेंज हो रहा है या जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसके चलते जो डिमांड है वो बढ़ रही है। डिमांड होने के चलते लैंड पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है और उसका दबाव किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर या वहां के इकोसिस्टम के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी चैलेंज है, देखो पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो भी कारण है, चैलेंज का जो मुद्दे हैं, उसका एक तो प्राकृतिक कारण होता है हमेशा, और आज के समय प्राकृतिक कारण बहुत ही सीमित होता है। सबसे ज्यादा कारण क्या है बोले? पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में मानव कारण। ठीक है, मानव निर्मित जो कारण होता है वो प्रमुख रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी चाहे देखना हो, चाहे एनवायरमेंट में पढ़ना हो, याद रखना है कि मानव निर्मित कारण पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, मानव की मांग बढ़ रही है, इसके चलते मानव के द्वारा ना चाहते हुए कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो एनवायरमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यहां जानते हैं तो देखो घास का जो पारितंत्र है, यहां पर दबाव बहुत बढ़ रहा है क्योंकि मानव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मानव हस्तक्षेप कैसे कर रहा है? देखो भैया, यहाँ से जो शहरी क्षेत्र है उसका विस्तार हो रहा है, और शहरी क्षेत्र का विस्तार होगा तो किधर होगा? बोले जहां पेड़ पौधे होंगे, होंगे कि नहीं? तो बोले जहां पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, तो तेजी से पेड़ों की कटाई होगी क्योंकि शहरीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अनियंत्रित शहरीकरण बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज ये है कि भैया जो कृषि क्षेत्र है, देखो कृषि क्षेत्र आपका सीधी सी बात है, जहां पहले गांव हुआ करते थे शहर बन गए, तो जो किसानों के खेत हुआ करते थे वो आपके प्लॉटिंग हो गई वहां पर, ऐसे आसानी समझो वहां घर बन गए। तो किसान क्या करेगा? किसान अब कहीं और दूसरी जगह पर विस्तार करने की कोशिश करेगा, है ना? भूमि, क्योंकि मांग तो अभी वही है, डिमांड तो बढ़ी रही ना, तो वो क्या होगा? पलायन करेगा इन क्षेत्रों की ओर। जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, जैसे ग्रास इकोसिस्टम जो बना हुआ था, यहाँ पर पलायन करेगा, यहाँ पर खेती करना शुरू करेगा। ठीक है, तो भूमि का बढ़ता जो प्रयोग है, कृषि और शहरी उपयोग है, इसके साथ साथ जो जानवर वगैरह होंगे वो आपके क्या करेंगे? वो आपके चारागाह का क्षेत्र जो है वो आपका बढ़ जाएगा आगे, और चारागाह के माध्यम से जो वहां की बायोडायवर्सिटी है उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक मानव हस्तक्षेप, समझ रहे हो? मानव हस्तक्षेप है आपका, एक तो आवासीय दृष्टि से, ठीक, उसकी जो डिमांड बढ़ रही है, दूसरा कृषि में आपकी जो मांगे हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, इसके साथ जो चारागाह आदि का प्रयोग जो है आपका देखने को मिलता है, इसके चलते जो बायोडायवर्सिटी है वो घट रही है, पशुओं के द्वारा अति चराई जो इन क्षेत्रों में की जाती है, ये सारे मानवीय हस्तक्षेप हैं। और ये मानवीय हस्तक्षेप क्यों बढ़ रहे हैं ये भी मालूम हो गया, समझ में तो आ ही गया होगा। एक तो घास के जो मैदान होते हैं यहाँ तक बहुत इजीली जो है आपका एक्सेस मिल जाता है। अब सोचो मोटे मोटे तने होंगे, मोटे मोटे वृक्ष जहां लगे होंगे, तो वहां आसानी से कटाई भी नहीं हो पाती है, या पकड़ भी लिए जाएंगे तुरंत, है ना, मारे भी जाते हैं। लेकिन जो घास के मैदान होते हैं यहाँ बहुत आसानी से पहुंच होती है, इसलिए ये आपकी जो घटनाएं है या मानव का हस्तक्षेप है बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ता है। दूसरी बात है जो कृषि उत्पाद है उसमें विशेषता जो मांग है मांस की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब जो मांस की मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर मौजूद जो जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के लिए यहाँ पर खतरा है, और वो खतरा यहाँ पर देखने को मिलता है। खतरा कौन है? बोले मानव खतरा है। ठीक है, तो ये सारी देखो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सारी आपकी घास पारितंत्र के समक्ष हैं, और जो समाधान खोजने हैं समझ में आ गया होगा अब तो समाधान कैसे करने हैं। ऐसे वन पारितंत्र की जब बात की जाएगी तो वन में हमने देखा पीछे ही कि जो संरक्षित वन क्षेत्र है इसमें नेशनल पार्क हमने पढ़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, और जो आपका संरक्षण रिजर्व पढ़ा, जो आपका कंजर्वेशन रिजर्व है इसको भी समझा। ये आपको डेटा बताना है जब भी आपको यहाँ शुरू करना है वन पारितंत्र के बारे में। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताओ तो उसमें उत्तर प्रदेश का डेटा जरूर बताओ कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11.82% जो है वो आपका वन पारितंत्र में कवर किया जाता है। ठीक है, तो इस डेटा के साथ आप भूमिका की शुरू कर सकते हो, और इसके लिए उत्तरदायी जो कारण होते हैं पहले ही समझा दिया, एक बार सीख लिया, सीखने के साथ अब दोबारा में आपको केवल डिक्टेट करना पड़े, फिर डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए एक ही बार में। देखो प्राकृतिक कारण जो हो सकते हैं जैसे वनाग्नि हो सकती है, वन में आग लग गई, विद्युत गर्जन हुआ, ये सब कारण हो सकते हैं एक बार को भैया पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को खराब कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित होते हैं। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती हुई चलती है, लेकिन प्रकृति में अगर बाहरी हस्तक्षेप हो गया वो कौन सा? मानव निर्मित। उसमें सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के चलते डिमांड बहुत बढ़ रही है। दूसरा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है
अब वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास होगा तो औद्योगिक इकाइयां कहां पर डेवलप की जाएंगी? इन्हीं क्षेत्रों में। उसके बाद फिर औद्योगिक इकाइयां लग तो जाती हैं, लगने के साथ जो आपका प्रदूषण, लगने के साथ जो आपका समझ लो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है या वहां के एनवायरमेंट को वो तो क्षति पहुंचा ही रही है, साथ ही लगने के पश्चात वहां प्रदूषण जो फैलाती हैं, उस प्रदूषण के पश्चात भी तो वहां के इकोसिस्टम में जो भी प्रक्रिया हो रही थी उसको भी तो असंतुलित करती हैं। तो दूसरा एक ये समस्या है। तीसरा देखो, गरीबी का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे वनों पर निर्भरता बहुत बढ़ रही है, ठीक है। और अब आते हैं इसके बाद में जो कानून है, प्रशासनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वहां जागरूकता वाला काम बताओ, प्रशासनिक स्तर पर बताओ भैया जो कानून वगैरह हैं उनको सही से क्रियान्वित इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते बहुत लापरवाही की जाती है। जो आपका ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, जो इलीगल आपकी माइनिंग वगैरह हो रही है या फिर आपका ट्रैफिकिंग हो रही है जितनी भी, वो सारी क्यों हो पाती है? वो सारी इन प्रभावों के चलते, इन कारणों के चलते हो पाती है। क्लियर? तो ये सारे आपके कारण हैं, कारणों को समझ लिया, मानव निर्मित कारण है। इसके साथ जब वे फॉरवर्ड में समाधान बताने हैं तो वन आरोपण कार्यक्रम, देखो वन आरोपण कार्यक्रम जब आपको फॉरेस्टेशन बताना है, उसमें हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, जो वन संसाधन पढ़ा था वहां जाने थे कि उत्तर प्रदेश में जैसे एक पेड़ मां के नाम अभियान हो गया, ठीक, 37 करोड़ का लक्ष्य रख दिया है यहाँ पर फॉरेस्टेशन का। तो ये सब वन रोपण कार्यक्रम जब बताओ तो ये कोट करो, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, या पॉइंट वाइज इनको कोट करते हुए तुरंत आप एक्सप्लेन करो। पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहाँ बस बता दिया कैसे प्रयोग करना है। फिर सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है आपके, इसमें जो आपका बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, इसके तहत जो आपके कमिटमेंट थे उनको अनुपालित करने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने भी यहाँ पर पंचामृत स्कीम चालू की थी, उस पंचामृत के तहत जो कमिटमेंट्स दिखाए थे वो कमिटमेंट्स पर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे उत्तर प्रदेश को भी वहां सहयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बतानी है। और ये देखो, कोई भी प्रयास आप बिना जन भागीदारी के सुनिश्चित नहीं कर सकते हो। तो जब भी वे फॉरवर्ड सुझाव देना है, वहां जनता को केंद्र में रखना है। सिटीजन के बिना तो कोई चीज आप लागू कर ही नहीं सकते हो। और जन भागीदारी बढ़ेगी, जैसे लाइफ जैसे मिशन है, इनको आप बेहतर ढंग से लागू करो। मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, सारे काम हो रहे हैं इस पर, आपका बेहतर निगरानी तंत्र, एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी इसको आप इंप्लीमेंट भी सही ढंग से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, आर्द्र भूमियां देखते हैं। देखो, आर्द्र भूमियों के बारे में जब हम पेपर 3 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो पेपर 3 में भी हमें पता है कि आर्द्र भूमियों पर जब भूमिका बनानी होगी तो रामसर कन्वेंशन जो होता है आपका 1971 में बैठ करके, जहां देखा जाता है कि यार आर्द्र भूमियां ऐसी हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये अपने आप में किडनी है भैया, ठीक है। किडनी आपको पता ही होगा ना, इन्हें किडनी क्यों बोला जाता है, ठीक। अब किडनी अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई इनको किडनी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला। चलो हटाओ, आगे वो आपको बताना है, ठीक है। देखो, रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन में बैठकर होता है कि जितनी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स है इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत रिच है। इस दृष्टिकोण से भारत में अगर पूछा जाए, वर्तमान समय में देखो, अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, 98 के आसपास रामसर साइट्स हो चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 11 रामसर साइट हो चुकी हैं, बिल्कुल फरवरी 2026 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जैसे ही बढ़ते चल रहा है आगे, वैसे अपडेट करते चलना है। अभी की स्कीम, अभी के समय स्थिति ये है, डेटा ये है कि जब भी आर्द्र भूमियों पर लिखना है तो उत्तर प्रदेश में जब लिखने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एकदम ताजा ताजा आंकड़ा बता दो भैया कि हाल ही में नया, एक तो नया कौन सा बना है, जो पटना आपका बर्ड सेंचुरी है एटा की, ठीक है, ध्यान रखना है, पटना एटा की जो बर्ड सेंचुरी है ये आपकी 11वीं वेटलैंड बनी हुई है। और ये 11वीं वेटलैंड होने के साथ उत्तर प्रदेश में अब हो चुकी है टोटल 11, ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो 98। और ये सबसे पहले देखो, इस संदर्भ में वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए प्रयास हेतु बैठक 1971 में होती है। ये तो आपकी होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी आर्द्र भूमि से संबंधित भूमिका बना सकते हो, ठीक है। अब भूमिका में कैसे यूज करना है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आर्द्र भूमि पर प्रश्न आएगा तो आप भूमिका इस तरीके से बना दो। और सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियों की सीधे सीधे कहेगा चर्चा करो, तो भैया 11 हैं। अब प्रमुख आर्द्र भूमियां अगर पूछी जाएंगी तो 6 से 7 भी अगर आ रही होंगी, आपको तुरंत एक मैप बनाना है उत्तर प्रदेश का, और जितनी आर्द्र भूमियां आपको आ रही हैं उतनी मैप पर आपको कोशिश करनी है कि लोकेट कर देनी है, और लोकेट करके आपको बता देनी भैया किस जिले में कौन सी आर्द्र भूमि है, समझे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में देखो, इनको जब वर्गीकृत करना होता है तो एक तो आपकी सागर तटीय आर्द्र भूमि है। क्या उत्तर प्रदेश के बारे में जब लिखना है तो क्या इस सागर तटीय लिखना है? क्यों? क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश कैसा लॉन्ग लैंड लॉक्ड है कि नहीं अपना स्टेट, बोले जब लैंड लॉक्ड स्टेट है तो यहाँ पर क्या सागर होगा, समुद्र का तट होगा ही नहीं, तो ये वाली वेटलैंड हमारे यहाँ कभी मिलेगी नहीं, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो बोले जो अंतःस्थली होती है, जो आपकी अंतःस्थली मतलब स्थल क्षेत्र में ही आपकी जो आर्द्रभूमि पाई जाती है वो यूपी में मौजूद होगी और मानव निर्मित रहेगी, ठीक है, जो कृत्रिम आर्द्रभूमि बोली जाती है। तो प्रमुख रूप से जितनी आर्द्रभूमियां हैं वो अंतःस्थली व मानव निर्मित होगी। उत्तर प्रदेश की जब चर्चा करनी है तो कभी भी सागर तटीय आर्द्रभूमि की चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संदर्भ में आर्द्रभूमि वाला जो भी टॉपिक है इसको टैकल करना है तो वहां इसको जरूर बताना है, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या कारक हो सकते हैं भैया, आर्द्र भूमियों का जो क्षरण हो रहा है क्यों हो रहा है, बोले प्राकृतिक कारण तो हमको मालूम है, क्लाइमेट चेंज होता है और सागर जो जल स्तर है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके चलते आपकी जो तटीय आर्द्र भूमि है उनका क्षरण हो रहा है। तो ये कुछ देखो यहाँ पर तो बताना नहीं है। यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज वाला कारण है, ठीक है भाई, इसके चलते वायु प्रदन होता है, जल प्रदन होता है, मान गए। लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बोले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बोले मानव। तो घुमा फिरा के यहाँ भी कौन कारण है, बोले मानव निर्मित कारण। मजबूत कारण
हमेशा मानव निर्मित ही समझना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो मानव निर्मित में सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सबसे आगे रखना है कृषि भूमि का विस्तार जो हो रहा है, जो कि ज्यादातर जनसंख्या कहाँ निर्भर है, बोले कृषि पर। तो कृषि वाला फैक्टर जो है हमेशा मानव निर्मित में सबसे आगे रहेगा, फिर उद्योगों वाला दूसरा, पहले प्राइमरी सेक्टर आएगा, फिर सेकेंडरी, क्योंकि जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा निर्भर है वही जनसंख्या सबसे ज्यादा घातक भी हो सकती है, ठीक है। तो कृषि भूमि आधारित जितना भी विस्तार हो रहा है वेटलैंड्स का, तो वो बताना है कि पहला कारण है। दूसरा, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं इनका प्रभावी ढंग से जब निस्तारण नहीं हो पाता है सॉलिड वेस्ट का, तो भी अपने आप में वेटलैंड के लिए वो क्या होते हैं, वो क्षरण का कार्य करते हैं। फिर जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, इनका दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें आपका सस्टेनेबल तरीके से जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। माइनिंग का काम हो रहा है, एक्सकेशन का काम हो रहा है, ये सारी गतिविधियां अभी क्या कर रही हैं, वेटलैंड्स को एक तरीके से क्षरित करने का काम कर रही हैं, और ये सारे आपके मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं, एक भी ऐसे नहीं है जो हमको समझ नहीं आ रहे होंगे। सरकार क्या प्रयास कर रही है, देखो सरकार के जो प्रयास बताने हैं ना वेटलैंड के संदर्भ में, तो उसमें जो स्कीम्स चल रही है, उदाहरण के तौर पर कोई राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कीम चल रही है या राज्य के स्तर पर भी वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए स्कीम चल रही है। इसमें रामसर कन्वेंशन के तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं वेटलैंड्स को संरक्षित करने का, इसको तो प्रायोरिटी पे चर्चा देनी है, और इसके तहत ही उत्तर प्रदेश की जो आपकी वेटलैंड्स हैं जिनकी लिस्टिंग की जाती है, इनको बताना है, ठीक। प्राइमरी पे तो ये बताना ही है कि जो प्रयास किया जा रहा है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन के द्वारा किया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सहयोग कर रहा है, और इसके साथ उदाहरण भी दे देना है। उदाहरण में उत्तर प्रदेश के जिलावार जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको उदाहरण में समझा देना है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की चर्चा की, एक तो सेंटर स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है, साथ ही साथ इसमें बतलाना है कि उत्तर प्रदेश का जो समसपुर झील है रायबरेली का और नवाबगंज पश्चिमी विहार उन्नाव का है, इसको भी शामिल किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। यानी कि इन आर्द्र भूमियों को भी पारिस्थितिक रूप से संरक्षित किया जाएगा और यहाँ पुनर्स्थापना का कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उदाहरण के स्वरूप में समसपुर झील और नवाबगंज पच्छी इसको कोट कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया ये नेशनल न्यूज बन गई, राज्य स्तरीय न्यूज, ठीक है। तो राज्य के स्तर के प्रयास अगर बताने हैं तो उत्तर प्रदेश की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, पॉइंट्स में दिखनी चाहिए। दूसरा है राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एक अथॉरिटी है जो उत्तर प्रदेश में 2021 में बनाई गई थी। यह अथॉरिटी राज्य स्तर पर गठित की गई है और यह भी आर्द्रभूमि की आइडेंटिफाई करती है, उनको मैनेज करती है, उस संदर्भ में जो भी स्कीम्स आती है उनको लागू करने का प्रयास करती है। इसमें बताना है कि यह अथॉरिटी अभी के समय इटावा, आगरा, मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर यह कार्यरत है, ठीक है। उदाहरण बताया और उत्तर प्रदेश के जिले आ गए, शामिल हो गए। फिर अगला प्रयास है जैसे रामसर स्थित जो भी आपकी मैनेज्ड स्कीम्स हैं, जैसे रामसर स्थल जो प्रबंधित योजनाएं हैं उनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी लागू किया जाता है विशेष प्रबंधन के साथ में। इसमें जो स्थानीय निकाय है, जो कम्युनिटी है या फिर जो पर्यटन जो नियंत्रण है, ठीक है, इसके प्रबंधन को भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी, बिना स्थानीय निकाय को शामिल करते हुए आप कितना भी वैश्विक स्तर पर बैठे बैठे योजनाएं बना लो, आप उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर ही नहीं पाओगे। और इसमें उदाहरण तुरंत देना है, जैसे आगरा की सूर सरोवर जो आपकी वेटलैंड है, यह हैदरपुर बिजनौर की है, इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा, गंदे जल का जो उपचार है, गंदे जल को कैसे ट्रीट किया जाए, या जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम को इस योजना को लागू किया गया है, ठीक है। तो उदाहरण स्वरूप हमने उत्तर प्रदेश के बता दिए कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जहां पर इसको लागू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के जब भी प्रश्न पूछा जाएगा वेटलैंड पर, तो सीधी सी बात है, हमें पता होनी चाहिए कौन सी प्रमुख 11 आपकी वेटलैंड्स हैं। इनको एक साथ आ जाओ मैप पर देख लेते हैं, और अगर वहां चर्चा करने को आएगा कभी 11 नहीं पूछेगा, ध्यान रखना 5 से 6 भी आपको अगर याद होंगी, और प्रमुख प्रमुख जो बहुत आसान हो याद रख लेना, एकदम अपने अपने जिले की याद कर लेना, आसपास वाले जिलों की, और कोशिश करना कि ऐसी याद करना कि एक यहाँ से याद कर ली, एक नॉर्थ से, एक साउथ से, एक ईस्ट से, एक वेस्ट से, ताकि पूरे मैप में आपको आप जो है लोकेट करो तो पूरे मैप में कहीं ना कहीं की आप जो है दिखा सको, ठीक है। समझे, भरा भरा सा मैप एकदम लगे। जैसे यहाँ पर आपको हैदर भूमि दिखाई दे रही है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में है। फिर दूसरी सांडी आपको दिख रही होगी, हरदोई जिले में है। पार्वती अर्गा क्या है, गोंडा में है। और ये पीटी के स्तर पर तो लिखते ही हो गए है ना, पीटी के स्तर पर याद ही किया होगा, एक तरफ इधर वेटलैंड, एक तरफ उनके जिले। मैच द फॉलोइंग में खूब आता रहता है क्वेश्चन है। मेंस में यहाँ क्या है, पढ़ लो एक बार। तो ये देखो, ये मेंस में अगर एक बार अच्छे से कमांड हो गई तो पीटी में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि मेंस की तैयारी क्या अलग होती है, पीटी की अलग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीटी के स्तर पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर देंगे, इसके साथ आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही कर देती हैं। तो ये आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करने के दौरान आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। फिर संत कबीर नगर हो गई, जो आपका यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपकी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। समसपुर पक्षी आपका रायबरेली में है। नवाबगंज यहाँ देख रहे हैं उन्नाव में, आपकी समन आपकी कहां पर है, मैनपुरी में है। सूर सरोवर देखो ये आगरा में है, आपकी ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में है। क्लियर, ये 10 हो गई। और ये 11वां आपकी जो एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा में आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये नई वेटलैंड के रूप में आपकी शामिल हुई है। उत्तर प्रदेश की भी कितनी हो चुकी हैं, 11 हो चुकी हैं, याद रखना है। लेटेस्ट डेटा के साथ में एकदम फ्रेश आंकड़े आपको शामिल करने हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, हम लोगों का है उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन। इसके साथ आपका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिट्स हैं देख लेना उठा करके, ज्योग्राफी की यूनिट, इसके बाद इन्वायरमेंट की यूनिट, ये सारी हम लोगों की आज कंप्लीट हो जाएंगी। देखो, जलवायु परिवर्तन पढ़ने का भी कितना मजा आएगा भूगोल के साथ जब कनेक्ट करोगे।
भूगोल में क्या हम लोग पढ़े थे कि जलवायु एक लंबी अवधि तक एक जैसी जब वायुमंडलीय स्थिति बनी रहती है तो वही आपकी क्लाइमेट कहलाती है। अब भैया जलवायु परिवर्तन क्या है? हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन में एक यूनिट है उत्तर प्रदेश में, जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित जो समस्याएं हैं, ये हमारे यूनिट में सीधा सिलेबस में दिया हुआ है। अब भूगोल पढ़ने का आनंद देखो कितना आता है, कैसे इन्वायरमेंट से इंटीग्रेट हो जाती है चीजें। वहां पर हमने क्लाइमेट और वेदर को समझा था, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जब वेदर और क्लाइमेट को समझा था। अब क्लाइमेट में चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, अर्थात ये जलवायु परिवर्तन यहां पर पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट में, तो वो क्लाइमेट जो आपका एक लंबे समय से लगभग 30 वर्ष मानकर चला जाता है, तो एक जैसी जो स्थितियां वायुमंडलीय स्थितियां बनी रहती है उसमें जब बदलाव देखने को मिलता है, बोले अब यहां पर क्या है, बदलाव होता कैसे है भाई? जब जानेंगे तो ये पहले जानेंगे कि ये बदलाव हो क्यों रहा है, दूसरा इस बदलाव के चलते क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है बदलाव और किस इसके इसका प्रभाव क्या है। और तभी तो जलवायु परिवर्तन का लोग चिल्लाते रहते हैं भैया इसको, क्लाइमेट चेंज को रोको, कम करो, नहीं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन्वायरमेंट यहाँ से बाधित होता है, इसके साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इससे बाधित होती है, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट तो हमें पता ही है। लेकिन आओ जानते हैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब देखो क्लाइमेट चेंज हमें पता है कि हमारे पास जैसे जैसे हमारा सबका एक बजट होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका हीट का एक बजट होता है, ऊष्मा का बजट होता है, ठीक है। अब वो ऊष्मा का बजट जो प्रभावित होता है, जैसे हमारा बजट का प्रभावित होता है, बोले हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर जब गड़बड़ हो जाए, वैसे ही जो हीट बजट होता है, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य से आने वाला जो आपका सोलर रेडिएशन होता है, और जब सूर्य से ही उतना ही वही जितना सोलर रेडिएशन आता है सूर्य से प्रकाश, उतना ही आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट के रूप में आपको मालूम होगा कि जैसे लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आपका सूर्य का प्रकाश आता है, और लॉन्ग यानी कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में आपका वापस चला जाता है ना। तो जितना बोले जितनी यूनिट प्रकाश आती है सूर्य की, उतनी यूनिट आपकी रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही आपका जो हीट बजट है वो बैलेंस बना रहता है। लेकिन मान लो वही आपकी जो हीट है, वो जितनी हीट आ रही है सूर्य से, उतनी अगर लॉन्ग वेव के रूप में बाहर ना जा पाए, बोले लॉन्ग वेव लेंथ के रूप में जब बाहर नहीं जा पाएगी, तो बोले यहाँ धरती पर कुछ तो ट्रैप करके रख रहा होगा, बोले वही जो ट्रैप करके उस हीट को रख देती हैं यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में, वो कहलाती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। समझे? थोड़ा सा आ जाओ टॉपिक पर आते हैं, क्लाइमेट चेंज को समझ लेते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा। देखो ये हीट बजट जो बिगड़ता है, बोले जितना प्रकाश आ रहा था सूर्य का, उतना ही प्रकाश वापस चला जा रहा था, किसी भी तरीके से कुछ बादलों से लौट रहा था, कुछ सरफेस से लौट रहा था, तो एक जो हीट बजट है वो आपका बैलेंस, संतुलन बना हुआ था उसमें। बोले वो बजट बिगड़ गया जब यहाँ पर जितनी हीट आ रही थी वो हीट कुछ ट्रैप हो गई, यहीं पर रोक ली गई, अर्थात वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर नहीं निकलने दी गई, तो आपके इसी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, और बढ़ने के साथ ही आपका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, ठीक है। अब मान लो साथ में जितना नहीं आ रहा है उसके अलावा जितना रुकना चाहिए था वो भी नहीं रुक रहा है, तो आपकी वो ग्लोबल कूलिंग हो जाती है। तो क्लाइमेट जो चेंज होगी, तो उस जगह पर जो लगातार वायुमंडलीय स्थिति बनी हुई थी, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, दोनों स्थितियों में, जिसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपकी वहां क्लाइमेट चेंज होने लगेगी। और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोले ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, CH4 हो सकती है, CFC हो सकती है, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड हो सकते हैं, ये सारी क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये सब क्या काम करती हैं? बोले ये सब जो है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन को रोकने का काम करती हैं। एक संतुलित मात्रा में, अर्थात जितना बजट अपना जरूरी है ना, उस संतुलित मात्रा में अगर ये गैसेस रहे एनवायरमेंट में, और रहती ही हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो रहती ही है, बोले ये अगर अगर संतुलित तरीके से रहें, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, ना आपका क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, अगर इनकी मात्रा बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो भैया क्या करेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पैदा कर देंगे, और इस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से आपका क्लाइमेट चेंज दिखाई देगा होता हुआ, ठीक है। उस जगह का जलवायु परिवर्तित होने लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? जलवायु से जलवायु परिवर्तन तक जुड़े, और जलवायु परिवर्तन के कारणों की खोज कर ली, और कारण दो हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग, दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कौन सी गैसेस, ये समझ ली हमने। और देखो यहाँ पर बात लगातार CO2 की क्यों की जाती है? जब भी आपने पढ़ा होगा कि भैया इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जब हम पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में हमेशा CO2 को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो भी ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है ना, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें 60% अकेला योगदान CO2 का ही रहता है। क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में अगर ग्रीन हाउस गैसेस में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाने का काम अगर कोई कर रही है, तो उसमें 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस है आपकी CO2 है। इसलिए CO2 एमिशन हमेशा कम करने की लगातार बात की जाती है, इस संदर्भ में ही कदम उठाए जाते हैं, ठीक है।
समस्या की जड़ तक पहुंचे और जड़ के आधार पर ही समाधान हमेशा क्या किया जाता है, CO2 एमिशन। वृक्षारोपण क्यों सुझाया जाता है, समझो यहां से बात को थोड़ा सा जानो कि वृक्षारोपण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृक्ष जो है क्या काम करते हैं, बोले CO2 को सिंक करने का, कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो जो CO2 है एनवायरमेंट में उसको सिंक करते हैं, जिसके माध्यम से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इसके इंपैक्ट को भी क्या किया जा सकता, कम किया जा सकता है। ठीक समझ में आया। अब इसमें उत्तर प्रदेश को समझते हैं, क्लाइमेट चेंज में स्थिति, और ये हर जगह काम आएगी, पेपर 3 में भी और यहां भी लिखने का काम आएगा। अब उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है और जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा है। तो बोले यहाँ ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा रहेगी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रहेगा, और एग्रीकल्चर में भी आपका चाहे मीथेन हो चाहे CO2 हो, तो ये सारे एमिशन होगा कि नहीं इस क्षेत्र से, बोले बिल्कुल होगा। इसलिए आप देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के मामले में या ग्रीन हाउस जो इंपैक्ट है इस मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भी आपका ऊपर नजर आता है। ठीक है, समझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थितियां हमने जान ली। अब 75 जिले हैं, उन 75 में से 50 जिले ऐसे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव रूप में, बहुत वल्नरेबल श्रेणी में रखा जाता है जिनको, ठीक ध्यान रखना है, बताना है 75 में से जो 75 जिले हैं वो आपके वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अब उसमें भी 50 जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है ना, उनमें सुभेद जिलों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेस का, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है और जो तराई क्षेत्र है। देखो उत्तर प्रदेश का तुरंत मैप देखना है और मैप में समझने की कोशिश करनी कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, जितना ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा इस क्लाइमेट चेंज का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं। तो यूपी में ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र कौन सा है, जैसे अगर भारत की बात की जाए तो जो हिमालयन रीजन है उस हिमालयन रीजन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या वेस्टर्न रीजन है। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होती है तो भैया जहां पर जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, जैसे जो ज्यादा सेंसिटिव आदमी होता है सबसे ज्यादा प्रभावित भी वही होता है ना, कुछ भी थोड़ी सी मजा ले लिए पिनक जाते हैं, होता है। तो ऐसे ही ऐसे समझो कि कुछ भी क्लाइमेट में तनिक सा भी चेंज अगर दिखा, तनिक सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे गया, तो एक तो ये जो तराई क्षेत्र है ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, अति बाढ़ की समस्याएं। एक जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पर अति सूखा क्षेत्र मौजूद है, ठीक है, बहुत अधिक सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहां पर रहने वाले जो एक तो एनवायरमेंट पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा इस पर जो जन धन यानी कि यहाँ पर जो भी वर्ग है यहाँ पर जैसे समुदाय है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल राज्य की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया ना। क्लाइमेट चेंज का अगर नेगेटिव इंपैक्ट डालना है, दिखाना है उत्तर प्रदेश में, तो कहां पर ज्यादा फोकस करना है, बोले जो ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र हैं। और ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र कौन से हैं, बोले ये भूगोल से हमने समझ लिया था, एक तराई का क्षेत्र, एक बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसके चलते प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी। बोले सबसे पहली समस्या तो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निर्भर किस पर, बोले मानसून पर, कृषि, बोले सबसे ज्यादा जनसंख्या मानसून पर नहीं कृषि पर, कृषि पर निर्भर, कृषि किस पर निर्भर, मानसून पर, और मानसून किस पर निर्भर है, बोले क्लाइमेट पर। क्लाइमेट हो गई चेंज, क्लाइमेट जैसे ही होगी चेंज तो भैया जब बारिश होनी थी बारिश होगी नहीं, फसल उत्पादन होगा नहीं, फसल उत्पादन में गिरावट आएगी, और गिरावट होने का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, बोले जो कृषि आधारित क्षेत्र है उसमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। समझ में आया, सब कहानी जुड़ी इंटीग्रेटेड तरीके से समझ में आ रही है, एकदम मजेदार तरीके से आसानी से। दूसरा जल संकट, भैया देखो जब बारिश नहीं होगी, बारिश में देरी होगी तो जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे नहीं जाएगा, बोले ग्राउंड वाटर का संकट होगा। ठीक है, भू स्तर में गिरावट देखने को मिलेगी जो ग्राउंड वाटर है आपका। तीसरा मौसम संबंधी अस्थिरता, ये तो हमें मालूम ही है, क्लाइमेट चेंज होने का मतलब ही है कि जब तापमान बढ़ना चाहिए था, जब वर्षा होनी थी नहीं होगी, ओलावृष्टि होनी थी नहीं होनी थी, हीट वेव चलने लगेंगी, तो यूपी में इसके चलते फसल भी खराब होने लगेगी, और पूर्वी यूपी के क्षेत्र में इसका इंपैक्ट ज्यादा रहेगा और वहां ज्यादा इस पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, और यही वेस्टर्न यूपी में भी आप बता सकते हो कि हीट वेव का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि केवल इसमें कारण यही नहीं होता है, जो शहरीकरण है ना, ये शहरीकरण भी आपका हीट वेव्स बढ़ाने के लिए एक जैसे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, बोले वनस्पतियों पर या वन्य जीवों पर, फ्लोरा और फोना दोनों पर ही यहाँ संकट मंडराने लगेगा जैसे आपका क्लाइमेट चेंज होगा। और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर ओवरऑल तरीके से अब तो ये होगा स्टेक होल्डर, जो इस पर आधारित स्टेक होल्डर्स है ना, हितधारक हैं, उन हितधारकों के आधार पर आपने बताई समस्याएं कहां पैदा होने वाली हैं। इसके साथ आपको ये भी बताना है कि भैया अब हम देखते हैं थोड़ा सा ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ग्रामीण शहरों पर, क्योंकि ग्रामीण जो आजीविका होती है वो पूरी तरीके से निर्भर है कृषि पर, पशुपालन पर, और ये आपका कृषि और पशुपालन क्षेत्र जब प्रभावित होगा तो इनकी आजीविका पर भी निर्भरता यहाँ पर जो है कम होगी, सीधी सी बात है। तो आजीविका पर भी यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और आपदा जो जोखिम है इसमें वृद्धि, जैसे बाढ़ हो सूखा हो इसका चक्र लगातार बढ़ेगा, तो गोंडा और बलरामपुर के क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, चित्रकूट और बांदा जैसे जिलों में सूखा देखने को मिल सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये सारी जो समस्याएं हैं याद रखना, क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट देख रहे हो ना, जो नकारात्मक प्रभाव बता रहे हो, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं, और जिलों में ध्यान रखना है जब क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है इस टॉपिक को, तो उसमें उत्तर का तराई क्षेत्र और दक्षिण का बुंदेलखंड क्षेत्र, इसको बिल्कुल कोट करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से देखा जाए। अब आते हैं, इतनी समस्याएं हमें पता है होने वाली है, तो प्रयास क्या किए जा रहे हैं। देखो
प्रयासों में सबसे पहला एकदम मजेदार सा प्रयास बताना है। क्या बोले? जो हमारा एक्शन प्लान है, जो हमने नेशनल लेवल पर एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमने बनाया हुआ है, इसके तहत निर्धारित किया है कि भैया जलवायु में परिवर्तन अगर रोकना है तो जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर 7 मिशन चलाए गए हैं, देखो इन 7 मिशन के आधार पर आप किसी को भी बता सकते हो कि आपको क्लाइमेट चेंज कहीं का भी बेहतर करना है, यानी कि रोकना है या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इन 7 जो भी मिशन है, बोले ये 7 मिशन बहुत विजनरी होने चाहिए, इन पर ध्यान देना है, हर एक फील्ड पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप ओवरऑल तरीके से, होलिस्टिक तरीके से क्या कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकते हो। वो 7 मिशन कौन से हैं? पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो आप धारणीय कृषि को जब बढ़ावा दोगे ना, तो कृषि के माध्यम से, चाहे वो कृषि अपशिष्ट हो, ठीक है, या आप कृषि जो उत्पाद है जो सड़ते हैं, उसके माध्यम से जो ग्लोबल जो सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका जो एमिशन होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा दो। इसमें आप पंप जैसे सोलर पंप के स्तर पर जा सकते हो, ठीक है, जैसे बुआई के आधार पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो कृषि में धारणीय कृषि कैसे, इसमें आप तुरंत तोड़ सकते हो। एक तो बुआई के स्तर पर, एक ड्यूरिंग जैसे फसल उत्पादन हो रहा है, एक फसल के बाद, 3 जगहों पर आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस आपका उत्सर्जन देखने को मिलेगा। बुआई के स्तर पर जैसे जब बुआई की जाएगी, तो बुआई में होता क्या है, जमीन में आपको मालूम है जैसे खुदाई होगी तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद रहती है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगी, एक तो ऑक्सीजन बाहर आएगी, तो बाहर मौजूद नाइट्रोजन है जो वायुमंडल की, इससे क्रिया करेगी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगी। वहीं जो आपके जीव अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, मीथेन निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो ये सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके चलते इस कृषि को बुआई के स्तर पर देखो कैसे धारणीय कृषि बनाना है। क्लियर, समझ में आया? तो जीरो टिलेज पर यहां जाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? देखो कृषि में धारणीय कृषि कैसे बनेगी, यहाँ समझते भी चलना है साथ साथ, ताकि आप यहाँ पर कोट कर सको कुछ भी एग्रीकल्चर के फील्ड में आएगा या क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी पूछ दिया जाएगा, तो वहां बता सकते हो कि बुआई के स्तर पर अर्थात कृषि उत्पादन जब कर रहा है किसान, तो वहां पर कैसे जीरो टिलेज पर कार्य करना है। यहाँ नेचुरल फार्मिंग की बात की जाती है। सारे जो भी कार्य हैं ये उत्पादन के साथ साथ, देखो उत्पादन तो होगा, तो भले ही थोड़ा समझौता करना पड़ जाए, लेकिन इसके साथ एनवायरमेंट को कैसे ये संरक्षित कर रहे हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज को बचाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, समझे? अब उसके बाद में ड्यूरिंग जो होता है, जैसे रसायन उर्वरक वगैरह डाले जाते हैं, ठीक है, यहां से जो इंपैक्ट देखने को मिलता है इसको बताना है। तीसरा क्या है, तीसरा जब भैया उत्पादन हो चुका है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में जो एमिशन होता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे आप एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बना सकते हो। अब सौर मिशन, बोले देखो ज्यादातर तो थर्मल पावर प्लांट है ना, अब बोले इस जीवाश्म ईंधन को आपको रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना है, तो वहां पर आपका सौर मिशन बहुत कारगर साबित होना चाहिए। इस संदर्भ में बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका सौर सोलर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां क्षेत्र की पोटेंशियल ज्यादा है, उस क्षेत्र के लिए कार्य भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऊर्जा दक्षता, देखो एनर्जी का यूज हो रहा है, इसको स्किलफुल तरीके से एनर्जी को यूज करना है। अब इसमें स्किलफुल कैसे हो सकता है, घरों पर जो हम बल्ब वगैरह यूज करते हैं इसको हटाकर क्या है, एलईडी आधारित हम बल्ब लगाना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ऊर्जा को दक्ष बना दिया थोड़ा सा। फिर हरित यूपी मालूम ही है, जो वानिकी मिशन है, इसमें वृक्षारोपण मिशन चलाए जा रहे हैं। इसमें जो भी स्कीम है, जैसे 37 करोड़ का टारगेट इस बार रखा गया है, हर बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना देता है उत्तर प्रदेश। तो ये बताना है कि जो भी हरित यूपी उत्तर प्रदेश को, यहाँ टारगेट कितना है, 15% तक फॉरेस्ट कवर करना है, ठीक। ये सारे आप डेटा वगैरह क्या है ध्यान रखो कि 7 प्रमुख मिशन है, इस पर राज्य सरकार केंद्र के इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर एक एक मिशन पर राज्य सरकार सहयोग कर रही है। जल मिशन बता दो भैया, अभी हम लोगों ने समझा कि जल मिशन के संदर्भ में कैसे जल का संरक्षण करना है, चाहे अटल भूजल हो यहाँ पर, ठीक, सरफेस वाटर के संदर्भ में जो भी कार्य किया जा रहा है, इन सभी जगहों पर नमामि गंगे स्कीम हो, उत्तर प्रदेश अग्रणी रूप में खड़ा नजर आता है। ये सारे मिशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप सामरिक स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन भी आप सक्सेसफुल बनाओगे। अर्थात ये जितने भी आपके ऊपर मिशन है ना, जैसे आपको यहाँ जानकारी जो दी जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो सारी जानकारी हो रही है, मतलब आप अवेयर हो रहे हो ना अपने मिशन के बारे में। अब आपका दायित्व है कि आगे, और आपका यहाँ पर दायित्व है साथ में बताते चलना है आसपास लोगों को, खाते जो प्रशासनिक स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि इन सारे मिशन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो वहां पर आपका सामरिक ज्ञान मिशन, ठीक है, इसका भी महत्व है आपका। फिर है सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन। देखो आवासीय मिशन क्यों, क्योंकि आज के समय जो अति शहरीकरण की समस्या है, अनप्लान्ड तरीके से जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल में करना होगा, तो सस्टेनेबल हैबिटेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। हम समझे कि आवासीय जो भी नगरीकरण है या शहरीकरण है, या जो आवासीय स्ट्रक्चर है आपका, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्लाइमेट चेंज वाले जो भी इंपैक्ट है, निगेटिव इंपैक्ट है, इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नकारात्मक इंपैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, इन 7 मिशनों के आधार पर समझ लिया। जहां जहां समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को ही ध्यान में रखते हुए सारे मिशन चालू किए गए हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी कार्य करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, देखो सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है, अब इसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका ली जा सकती है कि नहीं, या स्वयं सहायता समूहों की, बोले एसएसजी का हेल्प लो,
एनजीओ की हेल्प लो, जितने भी आपके इस एनवायरमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में जुड़े हुए जो भी आपके एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, इनका सहयोग लो। ग्राम पंचायत के स्तर पर आप प्रयोग कर सकते हो ना, ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य करोगे तो आप जमीनी स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए भी आप इन क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मुद्दों पर निपटा जा सकता है। फिर बात आखिरी में वही आ जाएगी, क्या? इंफ्रा को बेहतर करो, फंडिंग को बेहतर करो, जैसे वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कूलिंग एक्शन प्लान जैसे लाया गया, उदाहरण के तौर पर क्या शहरी क्षेत्रों में ये कहा गया कि अगर आप एसी वगैरह लेते हो तो आपको 24 डिग्री का डिफॉल्ट सेटिंग रखनी पड़ेगी, इससे नीचे आप टेम्परेचर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर कम करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका उत्सर्जन होगा, और ये अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। एक तो ये ओजोन का भी क्षरण करती है, साथ ही ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है, तो इसके चलते क्या होगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी और फिर क्लाइमेट चेंज भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ये कूलिंग एक्शन प्लान है, इसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो सके। क्लियर? समझ में आया? तो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक क्लियर हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रयास, उत्तर प्रदेश में चुनौतियां और क्लाइमेट चेंज की स्थिति क्या है, इसको लेकर के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। अब बात करेंगे, जब कंक्लूड करना होगा तो देखो मिशन लाइफ भी हमारे पास में है, एसडीजी 13 आप कोड कर सकते हो, याद रखना एसडीजी 13, जब भी क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट वाला टॉपिक लिखना है तो एसडीजी 13 हमेशा देखो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट हिट कर सकते हो। एसडीजी 14 और एसडीजी 15 भी बता सकते हो, कैसे? समझो बात को। एसडीजी 14 क्या कहता है? एसडीजी 14 कहता है लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, बोले जो जलीय संसाधन है ना आपके, वहां जलीय संसाधन में आपका जीवन कैसा है, उनके संरक्षण के लिए जो कार्य किया जाएगा, उनके लिए आपका एसडीजी 14 बताया गया है। और एसडीजी 15 क्या है? बोले लाइफ ऑन लैंड, मतलब जो आपका भूमि है, ठीक, यहाँ पर जो संसाधन है, यहाँ की जो जैव विविधता है, इसको संरक्षित करने के लिए एसडीजी 15 काम करता है। तो बोले एसडीजी 13, 14 और 15 एनवायरमेंट के किसी भी टॉपिक को कोट करना है तो एसडीजी 13, 14 और 15 इन तीनों को ही प्रयोग किया जा सकता है, धड़ल्ले से यूज करो, बस यहाँ पर समझ बना लो कि भैया इस किससे संबंधित है, तो उस आधार पर आप बता सकते हो। फिर भैया जो ये 7 मिशन है ना, इस संदर्भ में जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसने 7 स्टेप रेनबो अप्रोच अपनाया हुआ है, ठीक। ये जो पीछे हम लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ा, इसमें जो 7 प्रमुख मिशन है ना जिनको राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है, इसको लेकर के जो सरकार का अप्रोच है उसे 7 स्टेप रेनबो अप्रोच के साथ में आप बता सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको जब भी क्लाइमेट चेंज पर आएगा तो ये कई कीवर्ड है, इसके अलावा आपके पास कीवर्ड हो उनको भी आप ऐड ऑन करते चलो, यहाँ लिख लिया करो नोट डाउन, और फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं कंक्लूड करने के इस टॉपिक को। अब जैसे आपके टॉपिक ही है, सिलेबस में दिया है, यूपी में मौसम पूर्वानुमान से संबंधित समस्याएं, समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? देखो जब भी मानसून, आपको पता ही है कृषि क्या है, मानसून का जुआ है। अब मौसम संबंधी जब भी कोई पूर्वानुमान लगाया जाता है, कभी भी गलत जब ठहर जाता है, तो एक तो हमारे समस्याएं क्या क्या है, दिक्कत एक सबसे बड़ी है कि हमारे पास तकनीक बेहतर नहीं है, इतनी बेहतरीन तकनीक नहीं है हमारे पास कि हम सटीक तरीके से पूर्वानुमान लगा सके, पहली सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी भैया जो बढ़ता क्लाइमेट चेंज है, इसके चलते जो मौसम है बहुत ज्यादा अनियमित हो गया है, इरेगुलर हो गया है, जिसके कारण ये पूर्वानुमान सटीक तरीके से नहीं लगा जा पाता है। और ये भी देखो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का ही है, याद रखना, क्लाइमेट चेंज के चलते ही ये मौसम का पूर्वानुमान जैसे पहले बता दिया जाता था कि मार्च में भैया मान लो बता दिया कि जुलाई में यहाँ पर मानसून एंट्री करेगा और इस समय यहाँ पर बारिश होगी। अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के चलते, इसके चलते जो भी पूर्वानुमान लगाया जाता है वो आगे पीछे हो जाता है, किसान को इस मामले में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, बीज पता चला बो दिया, वो बारिश हुई 5 दिन बाद, बताया गया था 3 दिन बाद, लो भैया सड़ जाएगा बीज की नहीं सड़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। ये जितना अनुमान बताया इतनी होगी बारिश, तो किसान ने उस चक्कर में क्या किया कि भैया कम बारिश होगी लग रहा है, लाओ पानी लगा देते हैं खेत में, लगा दिया, बारिश और हो गई, धड़ल्ले से कसके हो गई, और कसके हो गई, अगर सटीक नहीं अनुमान लगेगा तो क्या होगा, तब भी फसल सड़ जाएगी। समझ में आवा? तो ये सारे देखो जो परिणाम होते हैं, सारी समस्याएं हैं, ये एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट डालती हैं। फिर बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी आ सकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर आपदा जो प्रबंधन है, इसकी कठिनाई देखने को मिलती है, और इसका सीधा इंपैक्ट किस पर है, बोले जन स्वास्थ्य पर। तो सीधा इंपैक्ट अंततः किस पर पड़ता है, जनता पर, चाहे किसान पर पड़ रहा है, चाहे उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, किसी भी तरीके से, चाहे इसकी आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही है, ठीक, आर्थिक नुकसान हो रहा है, ये सब प्रभाव किस पर है, बोले जनता पर, उसके स्वास्थ्य पर इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा यहाँ से। तो ये सारी है पूर्वानुमान के चलते जो सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, इससे संबंधित जो समस्याएं क्या क्या खड़ी हो जाती हैं। अब इसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है, देखो भाई, एक समाधान हो सकता है तकनीक को बेहतर करो, यहाँ पर R&D को बेहतर करने की जरूरत है, शोध एवं अनुसंधान को यहाँ पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, जैसे अमेरिका जैसे नेशन है, इनके पास तकनीक है बेहतर, इनके साथ तकनीकी सहयोग किया जा सकता है, हमारे यहाँ के जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये सहयोग कर सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है, या फिर हम R&D का काम कर सकते हैं, बेहतर तकनीक के माध्यम से ही हम सटीक जानकारी दे सकते हैं। स्थानीय जानकारी, देखो बहुत सारी जानकारियां होती, कभी कभी होता क्या है, बहुत बेहतरीन से तकनीक ले आओ, लेकिन स्थानीय लोग ऐसे देख करके बता देते हैं कि इस समय बारिश होगी, बादल देख करके नहीं होता है, तो स्थानीय अनुभवों का प्रयोग भी किया जा सकता है, स्थानीय जानकारी का भी प्रयोग किया जा सकता है। पूर्वानुमान की जो समय सीमा है ना, जो टाइम लिमिट है, इसको भी सुधारा जा सकता है। जैसे
पूर्वानुमान क्या है, 24 घंटे के पहले दिया जाता है, 24 घंटे पहले, इसको आप 72 घंटे पहले बताओ, ताकि जो प्लानिंग है, याद रखो, जो किसान है, जो इस पर निर्भर करता है, मानसून पर निर्भर करता है, वो एक प्लानिंग सटीक तरीके से कर सकता है। तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ये आप सुझाव दे सकते हो कि भैया जो पूर्वानुमान का जो समय सीमा है, इसको 24 घंटे पहले बताया जाता है ना, तो उसको आप 72 घंटे ले जाओ। 72 घंटे करके आप और सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर और बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। ठीक समझे बात को? तो ये देखो सारे सुझाव हो सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। क्लाइमेट चेंज या पूर्व जानकारी के अनुसार जो समस्याएं रहती है उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एनवायरमेंट वाली यूनिट भी आज खत्म कर ली। लगभग 50% कंप्लीट हम लोग कर चुके पेपर 6 का, बस आराम से चलना है। 50% और बचा है, बढ़िया से एकदम टाइम के साथ करेंगे। समय भले ही थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक, मतलब ज्यादा का मतलब है घंटे भले ही बढ़ाने पड़ रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर चला जा रहा है, लेकिन विद इन टाइम हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब समझ में भी आने लगा होगा। ठीक है, अभी यूनिट्स उठाकर देखना, बहुत सारी यूनिट हो चुकी है, लगभग 50% के आसपास यूनिट हो चुकी हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ज्योग्राफी अपना कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंट कंप्लीट हो गया, बचा कौन सा, बोले मुख्य जो हमारे पास अब टॉपिक रह गया है, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ इकोनॉमी से आते हैं पेपर 6 में। अब हम लोग अगला जो करने वाले हैं वो इकोनॉमी करने वाले हैं। क्लियर, याद रखना है। चलो फिर इस लेक्चर को बता देना है, फीडबैक बताना है भाई पेपर 6 को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, वो सब साझा करते हुए अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इकोनॉमी वाली यूनिट्स की ओर। तब तक आज के लिए धन्यवाद।